ओके क्लास। तो ठीक है बेटा, हम लोग अपने यहाँ पे जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैं बता दूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पहली बात तो ठीक है। पूरे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा टॉपिक है उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा यही है CPU शेड्यूलिंग। पिछले बार कोई पूछ भी रहा था कि सर ये CPU शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है। तो यही आज का चैप्टर है। कोशिश करेंगे कि फिनिश हो जाए क्योंकि चैप्टर लंबा है। देखते हैं तुम लोग कितनी तेज़ करोगे रिस्पॉन्स, ठीक है। तुम्हारा प्रोसेसर तेज़ होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए भी करने के लिए बहुत सारा काम है इसमें। देखेंगे क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमें देखने हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से मान के चलिएगा कोई एक तो आपको 100% मिलने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम में। और तब तक कितना याद रहता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चीज़ें आपको बार बार रिवाइज़ करनी होंगी, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने ये शीट थोड़ा मुझे भेजने में देर भी हुई, आपको मैं बताऊं क्यों। क्योंकि मैंने ये कोशिश की कि कम से कम एक सॉल्व वाला न्यूमेरिकल मैं डाल दूं स्लाइड्स में, ताकि तुम लोगों को जब उसको रिवाइज़ करो कोई चीज़ भूल जाओ अगर, तो तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। तो इससे थोड़ा टाइम लग गया एक दिन का मुझे। और तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पे शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा आज बातें नहीं हो पाएंगी हम लोगों की। तो जो टॉपिक है वो क्या है, CPU शेड्यूलिंग है। और CPU शेड्यूलिंग का क्या मतलब है पहले ये समझ लो। हम लोगों ने अभी अपनी पिछली क्लास में हम लोग पढ़ते चले हुए आए हैं। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि भाई एक प्रोग्राम जो सेकेंडरी मेमोरी में है प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है कि ये एग्जीक्यूट हो पाए, इसको प्रोसेसर का टाइम मिल पाए, ठीक है। तो वो बहुत सारी जो स्टेट्स होती हैं वहाँ से होके निकलता है। सबसे पहले कौन सी स्टेट थी, याद है किसी को? न्यू। नंबर 2 पे क्या था, रेडी। नंबर रेडी। 3 पे क्या था फिर, एग्जीक्यूशन। नंबर 4 पे क्या था, नंबर 4 पे 2 ऑप्शन थे, या तो वेटिंग में चला जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा, याद है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सेकंड और थर्ड स्टेट है, यानी रेडी से एग्जीक्यूशन पे जाने की। यानी सपोज क्या है कि बहुत सारी प्रोसेस हैं वो रेडी स्टेट में है, प्रोसेसर से टाइम मांग रही हैं, ठीक है। जो प्रोसेसर है उसकी क्या कैपेसिटी है कि भाई मैं जो है वो एक बार में 5 प्रोसेस हैंडल करूंगा, ठीक है। अब सवाल ये कि वो प्रोसेस चूज कैसे की जाए, किस प्रोसेस को प्रोसेसर अपना टाइम देने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो इस काम के लिए बहुत तरह तरह के हमारे पास एल्गोरिथम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसर है वो ये कह रहा है कि जो प्रोसेस छोटी हैं यानी जिनको सबसे कम टाइम चाहिए मैं उनको पहले एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। फिर एक कोई जो प्रोसेसर है वो क्या कह रहा है कि मैं सबकी प्रायोरिटी देखूंगा। जो मेरी सिस्टम कॉल है यानी जो प्रोसेसर की बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है CPU के प्रोसेसर के, कह रहा पहले मैं वो करूंगा, और जो बैच प्रोसेसिंग वाले हैं यानी जो काम बड़े आराम से हो सकते हैं उनको मैं बाद में करूंगा सबसे, ठीक है। फिर एक और प्रोसेसर है वो कह रहा है कि नहीं मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबको 5-5 सेकंड करूंगा, ठीक है। कह रहा है कि मैं सबको बराबर बराबर टाइम दूंगा, तुम्हें क्या प्रायोरिटी है, तुम्हें कितना टाइम चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। यानी आप बात समझ रहे हैं ना। ये जो जो रेडी क्यू बनी हुई है जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसर से टाइम मांग रही हैं, वहाँ से उन प्रोसेस को किस ऑर्डर में हमें एग्जीक्यूट करवाना है, कैसे मैं प्रोसेसर से इन सब का काम करवाऊँगा, यही इसी पूरे मामले के बारे में हमारा ये चैप्टर है CPU शेड्यूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत तरह के अलग अलग आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, CPU शेड्यूलिंग इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग विच प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज एलोकेटेड टू द CPU, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें ये फैसला करना है कि कौन सी प्रोसेस को हम CPU पे टाइम अलॉट करने जा रहे हैं। वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू मेक दिस डिसीजन सच एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नाम पढ़ के समझ रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, एक ये थ्योरी है। सेकंड क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। कह रहे हैं जो छोटी प्रोसेस हैं हम उनको पहले एग्जीक्यूट करेंगे और जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए दे हैव टू वेट। और फिर क्या है हमारे पास, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। कह रहे हैं चाहे कितनी प्रोसेस हों, जो VIP है वो पहले जाएगा, हम सबकी प्रायोरिटी लेवल सेट करेंगे। और नंबर लास्ट पे है राउंड रोबिन यानी RR करके लिखा है, जो कह रहा है सबको बराबर बराबर टाइम दूंगा। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मेनली हमारे जो मॉडर्न डे के जो कंप्यूटर है मैं बता दूं वो 4th वाला एल्गोरिथम यूज करते हैं, कौन सा, राउंड रॉबिन। जहाँ पे वो क्या करते हैं जितनी प्रोसेस हैं उनके साथ कोई पक्षपात नहीं होता, ठीक है, सबको बराबर बराबर टाइम देते हैं। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे चलते चलते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलिए आगे देखते हैं।
हम लोग जो है टाइप ऑफ शेड्यूलिंग में जाएं उसके पहले दो टर्म्स हैं जो बार बार यूज़ होंगे। पूरी शीट जब आप पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, तो ये दो वर्ड, इवन जो प्रॉब्लम्स आएंगी इसके ऊपर अगर जो न्यूमेरिकल आएंगे वहाँ पे भी दो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। एक है नॉन प्रिमिटिव जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इसके बाद इसी का जस्ट अगला वाला है वो है प्रिमिटिव। तो ये नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव में क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव के बारे में बात करिए। नॉन प्रिमिटिव जो होती हैं प्रोसेस, उनका क्या हिसाब होता है कि एक बार उनको जब टाइम मिल गया प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है, तो वो जब तक अपना काम ख़त्म नहीं कर लेती प्रोसेसर को छोड़ती नहीं है। यानी कि आप इन प्रोसेस को बीच में रोक नहीं सकते, आप इनको बाहर नहीं कर सकते। एक बार जब मैं प्रोसेसर के ऊपर एलोकेट हो गया तो अब जब मेरा काम फिनिश हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए प्रोसेस एक बार मेरी रेडी स्टेट पे है। एक बार जब मैं यहाँ चला गया, एक बार प्रोसेसर पे चला गया, मेरी जो स्टेट है वो कौन सी हो गई, रनिंग। अब इसके बाद आप मुझको यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। या तो जब मेरी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी तब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा प्रोसेसर से, या सपोज कोई एक इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन आ गया तो मैं अपने आप ही छोड़ दूंगा प्रोसेसर, और मैं कहाँ चला जाऊँगा, नीचे चला जाऊँगा अपनी, यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड का मतलब वेटिंग स्टेट, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस रेडी क्यू में जाऊँगा। तो ये मतलब होता है नॉन प्रिमिटिव का। यहाँ पे सारी बातें लिखी हैं जो मैंने बताया, वो समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि ये प्रोसेसर के काम को आप बीच में नहीं रोक सकते, ठीक है। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है आपका प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है बेटा कि आपको एक बार जब मैंने प्रोसेसर दे दिया, ठीक है, चलिए आप बढ़िया अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए रेडी क्यू से आप यहाँ पे आए, कौन सी स्टेट पे आ गया, रनिंग स्टेट पे, और आपका काम अच्छा भला चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि वही बीच में कोई एक वीआईपी प्रोसेस आ गई। वीआईपी मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब जिसकी प्रायोरिटी मुझसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी कोई सपोज सिस्टम कॉल आ गई, यानी काम चल रहा था तब तक क्या हुआ, अलार्म बजाने का टाइम हो गया, तो तुम जानते हो वो तो आगे पीछे नहीं टल सकता, तुरंत तुमको रोकना पड़ेगा मुझे, और जो अलार्म यहाँ पे हमारा जनरेट होनी है प्रोसेस, पहले मैं वो काम करूँगा फिर दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं, इस प्रोसेस को बीच में रुकना पड़ेगा, ठीक है, और ये वापस कहाँ चला जाएगा, रेडी क्यू में, ठीक है। ऐसे ही एक और सिचुएशन है, सपोज हम राउंड रॉबिन वाली अगर एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको बेटा चाहिए प्रोसेसर कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, लेकिन जो प्रोसेसर ने जो टाइम क्वांटम जो डिवाइड किया उसने केवल 2 सेकंड का। वो कह रहा है मैं सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूंगा कितने सेकंड, 2 सेकंड, पर तुमने कहा नहीं यार मुझको तो चाहिए 10 सेकंड। कह रहा कोई बात नहीं, अभी तुम 2 ले लो फिर घूम के आना। तो यानी तुमको 2 सेकंड के लिए 5 बार प्रोसेसर के पास जाना पड़ेगा, यानी तुम एक बार में अपना एग्जीक्यूशन पूरा नहीं कर पाओगे। बात समझना, तुमको बार बार हम प्रोसेसर से बाहर निकालेंगे, 5 बार निकालेंगे। पहली बार आओगे 2 सेकंड चलोगे, दूसरी बार फिर घूम के आओगे लाइन में लग के, फिर 2 सेकंड चलोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम बेटा प्रोसेस को बीच में क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसर से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि वापस रेडी स्टेट में या ब्लॉक्ड स्टेट में, वेटिंग में कहीं पे भी भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस का काम बीच में रोका जा सकता है। तो अब आपको बात समझ में आ गई। एक है नॉन प्रिमिटिव जहाँ पे आप प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, एक बार टाइम मिला तो मैं काम करके ही आऊँगा, ठीक है। और सेकंड कौन से है हमारे पास, प्रिमिटिव, यानी आप इनको बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, प्रोसेसर से बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मैंने बोला है वही लिखा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप पढ़ोगे तो इसको समझ जाओगे, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए इनके बीच में जितने भी डिफरेंस हैं इसकी भी यहाँ पे टेबल बनी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा कि कहीं मैंने कुछ झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि मैं कॉलेज में फेमस हूँ झूठ बोलने के लिए। मैं बता दूँ मेरे कुछ दिन सेट हैं, ठीक है, जब मैं सारे बच्चे जानते हैं कि अगर आज सर ने कहा है कि लैब ले जाना है तो बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा, ठीक है, सब कुछ झूठ ही झूठ बोलता हूँ, तो तुम लोग ध्यान रखना भाई। अगली चीज़ आइए, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। यानी कि बेटा जब हम शेड्यूलिंग करेंगे, जो प्रोसेस है उनको हम रेडी क्यू से सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेसर के पास भेजेंगे, तो हमारे जो क्राइटेरिया हैं वो क्या क्या होने चाहिए, या कोई भी एल्गोरिथम हमारा कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको तुम कैसे करने वाले हो जज, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया भी तो होने चाहिए। यानी आपके सामने मैंने 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रख दिए,
अब मैंने आपसे पूछा बताओ इनमें सबसे अच्छा कौन सा है, तो कैसे बताओगे, है ना। तो हमारे पास कुछ उसके लिए क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या हो सकते हैं और देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बताया है, सीपीयू यूटिलाइजेशन। कहना है कि मेरे सीपीयू की परफॉर्मेंस तुम जितनी मैक्सिमम यूज़ कर पाओ, 80%, 90%, 100% तो बहुत रेयरली होती है, लेकिन तब भी मतलब आप अपने सीपीयू को कितना अच्छा यूज करते हैं कि सीपीयू खाली ना बैठे। समझ गए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सीपीयू मेरा आइडियल नहीं होना चाहिए कि वो खाली बैठा हुआ है और प्रोसेस लगे हुए हैं क्यू में। खास बात ये है, लेकिन तब भी वो खाली बैठा है। जैसे यहाँ देखो एक फ़ोटो दिखाई है, यहाँ क्लियर नहीं आ रही है, कंप्यूटर पे तो अच्छी दिख रही थी तो लगा दी थी। यहाँ पे क्या है कि एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, बैंक का काउंटर है कैश का, ठीक है, और मैडम जो है प्ले कार्ड जो है खेल रही हैं, ठीक है। तो मतलब सबको लग रहा है कि भाई कितना काम चल रहा है मैडम के पास, लेकिन पता है मैडम के पास कोई काम नहीं है, शी इज़ प्लेइंग ऑन द सिस्टम। हालांकि उसका कारण कुछ और है, क्योंकि बैंक में जाओ तो तुम जानते हो 70% किसी काम से जाओ तो सर्वर डाउन होता है, और बहुत ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट काम है तब तो 100% डाउन होता है, ठीक है। और ये रियलिटी है, मतलब पता नहीं हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं वही लोग जाने, ठीक है। पर ये एक रियलिटी है, ये जो फ़ोटो दिखाई गई है कि काम कुछ नहीं हो रहा है और भीड़ लगी हुई है, ठीक है। तो प्रोसेसर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम उस एल्गोरिथम को सबसे अच्छा मानेंगे जो हमारे प्रोसेसर को खूब एंगेज करके रख पाए, ठीक है। नंबर 2, तो पहला हमारा क्राइटेरिया होगा कि वो सबसे बढ़िया एल्गोरिथम होगा जो प्रोसेसर को खूब अच्छे से एंगेज करके रखे, उसको कंप्लीटली या फुली कम से कम यूज़ कर पाए। नंबर 2 पे जो इन्होंने बोला है थ्रूपुट, थ्रूपुट का क्या मतलब है बेटा, कि मैंने एक टाइम पीरियड दे दिया, मैंने कहा मेरे सामने 4 रखे हुए हैं एल्गोरिथम, 5 मिनट में कौन कितनी प्रोसेस कंप्लीट करता है, ठीक है ना, और 1 मिनट टाइम पीरियड बता दिया। यानी कि आप एक टाइम यूनिट में कितनी प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हो, यानी कितना ज़्यादा काम तुम कर सकते हो। तो एक है वो कह रहा है मैं 5 प्रोसेस कर दूंगा, एक कह रहा है मैं 8 प्रोसेस कंप्लीट कर दूंगा 5 मिनट में, एक कह रहा है मैं खाली 2 कर पाऊंगा, एक कह रहा है मैं 15 कर दूंगा। आप समझ रहे हैं, मैंने 5 मिनट का टाइम पीरियड दिया और 4 प्रोसेसर हैं जो अलग अलग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, एक कह रहा है मैं खाली 2 कर पाऊंगा 5 मिनट में, तो वो सबसे बेकार है मेरे लिए, क्योंकि तुम 5 मिनट में तुम खाली बस 2 ही जो है प्रोसेस ख़त्म कर पा रहे हो, और एक क्या कह रहा है मैं 15 कर दूंगा। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया है ना। तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे ये समझ लो, ठीक है, कि जो थ्रूपुट है कि देन वर्क इज बीइंग डन, वन मीजर ऑफ वर्क इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट। यानी कि एक टाइम यूनिट में आपने कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट कर दी, दैट काउंट इज नोन एज थ्रूपुट, ठीक है, कि किसी भी एल्गोरिथम का थ्रूपुट कितना है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे कार की फोटो दिखाई गई, लोग कह रहे हैं मैं बहुत काम कर रहा हूँ, 24 घंटे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि शाम को फैक्ट्री के बाहर कितनी कारें बन के निकल रही हैं। समझ गए ना, तुम 24 घंटे काम करो और जब शाम को मैं पूछूं तुम लोगों ने कितनी कारें तैयार की, तो मालूम पड़ा कि एक भी नहीं, तो क्या फ़ायदा बताओ, कोई तुम्हारी मेहनत का फ़ायदा हुआ, मुझे नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम कितनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, यानी कितना वर्क कंप्लीट कर रहे हो। अगला फिर देखिए एक और क्राइटेरिया, वेटिंग टाइम। 5 प्रोसेस हैं, समझ गए ना। अब क्या हुआ है कि काम चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना काम करते जा रहे हैं, और बेचारा जो 5वें नंबर पे है वो बैठा खाली दूर से सीन देख रहा है, ठीक है, उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की जो 4 प्रोसेस है ना, उसकी प्रायोरिटी 5वें वाले से बहुत ज़्यादा है। समझ गए, तो यानी 5वां वाला बेचारा भूखा मर जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड बार बार अभी आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या मतलब होता है इसका। तो यानी वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, सबको चाहे थोड़ा ही थोड़ा टाइम मिले प्रोसेसर से, लेकिन ये ना हो कि वो बेचारा जो है भूख से ही मर जाए, ठीक है, कि उसको प्रोसेसर टाइम ही नहीं दे रहा है एक बार भी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर होगा, वेटिंग टाइम, ठीक है। और क्या है, रेस्पॉन्स टाइम। तो ये वाली फ़ोटो बहुत अच्छी फ़ोटो है, देख ली ना सबने, सबकी फेवरेट होगी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है इसी फंडामेंटल पे काम करता है। जो फोटो में आप देख रहे हैं कि एक जो गोलगप्पे वाला है और जो ग्राहक है, हाँ इसमें से एक भाई भी हम लोगों का, चलो ये अच्छा है, मतलब मैंने कहा सारी बेचारी जो है खाली लेडी तो लड़कियां हो जाती हैं। तो 5 लोग खड़े हुए बेचारे के सामने, ठीक है, और उसको क्या करना है, सबको गोलगप्पे खिलाने हैं, ठीक है। रेस्पॉन्स टाइम, यानी जब एक बार मैं लाइन में लग जाता हूँ तो मुझको कितनी देर में मिलता है
रेस्पॉन्स। आप सोच लो यहाँ 5 लोग लगे हैं बेचारे को 5 को गोलगप्पे खिलाने हैं, अगर वो एक एक आदमी को खिलाने में 30 सेकंड ले रहा है तो अब आप बात समझिएगा जो पहले वाले का क्या होगा रेस्पॉन्स टाइम। ये वाली जो मैडम है नंबर 1 पे, ये तो जैसे ही आएंगी सबसे पहले तो यही खड़ी हैं, तो इनको तो वेट ही नहीं करना पड़ेगा, इनको तो रेस्पॉन्स तुरंत मिल जाएगा। पर अगर वो एक गोलगप्पा देने में 30 सेकंड ले रहा है, इनका क्या होगा रेस्पॉन्स टाइम जो नंबर 2 पे हैं, आफ्टर 30 सेकंड जब इनका निपट जाएगा एक गोलगप्पा, यानी इनका 30 सेकंड हुआ रेस्पॉन्स टाइम। फिर 30 सेकंड वो यहाँ खर्च करेगा, ठीक है, 30 सेकंड यहाँ, 30 सेकंड यहाँ। अब जब वो यहाँ पे आएगा आंटी जी के पास, 30 सेकंड यहाँ भी लगाएगा, तब तक इनका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो क्या हो चुका होगा 60 सेकंड। ध्यान देना, रेस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है कि तुमको पहली बार गोलगप्पा कब मिला, कितनी देर के बाद। ठीक है, मैं आके यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ शुरू से, और ये देखो सबसे मैडम जो लास्ट में है 30 30 30 30, समझ गए, 2 मिनट लगेगा इन तक पहुँचने तक, तब उनको बेचारों को पहला जो है गोलगप्पा मिल पाएगा। क्लियर है सबको? तो वेटिंग टाइम एक अलग चीज़ है, पहली बार जो तुमको मिलता है रेस्पॉन्स उसमें कितना वेट करना पड़ा, दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स टाइम। वेटिंग टाइम पे भी बात करेंगे, अभी आगे बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो एल्गोरिथम होंगे उनके क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे। तो हमने क्या देखे, 4-5 क्राइटेरिया देखे। क्या क्या देखा, सीपीयू शेड्यूलिंग देखा कि हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग देखेंगे, और क्या देखा था पीछे, रेस्पॉन्स टाइम आया, वेटिंग टाइम आया, और क्या देखा तुम लोगों ने, थ्रूपुट। तो ये सारे हमारे क्राइटेरियाज होते हैं एक अच्छे एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आगे का चैप्टर हम तब समझ पाएंगे, तब काम कर पाएंगे जब आप ये जो 5 टर्म्स हैं पहले इनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आने हैं उनमें भी यही वो 5 टर्म्स यूज करने वाले हैं। कितने हैं, हाँ 5 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये जो 5 टर्म्स हैं अब इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, कि क्योंकि यही सारे टर्म हमें अभी अपने न्यूमेरिकल में देखने हैं। तो पहला टर्म देखिए क्या बताया गया है, अराइवल टाइम, कि आपका जो है प्रोसेस रेडी वाले क्यू में कितने बजे आई है। ठीक है, यहाँ पे लगेंगी टाइम यूनिट, हम आपको टाइम बताएंगे कि इतने बजे ये प्रोसेस क्यू में आके लग गई। ठीक है, तो आपको सीपीयू में अभी टाइम नहीं मिला है, ध्यान दीजिए, अभी आपको सीपीयू पे टाइम नहीं दिया है, अभी आप कहाँ पे आए हो, बस खाली लाइन में आके लग गए हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, अराइवल टाइम। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, बर्स्ट टाइम, जिसको शॉर्ट में बोला गया है बीटी। तुमको कितना टाइम चाहिए प्रोसेसर पे काम करने के लिए, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 15 सेकंड। ठीक है, यानी कि आपको अपनी प्रोसेस पूरी कंप्लीट करने में हाउ मच टाइम यू नीड फ्रॉम द प्रोसेसर, दैट अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज बर्स्ट टाइम। क्लियर है? अगला है कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तुम कब आके लाइन में लगे थे और कब तुम लाइन से बाहर गए, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, तुम कहाँ पहुँच गए, टर्मिनेशन वाले स्टेट पे, तो वो क्या टाइम था। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आया इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, टीएटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही न्यूमेरिकल में आएगा, और नहीं भी आया तो आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, टीएटी, टर्न अराउंड टाइम, आप प्रोसेसर में कितनी देर रहे। ठीक है ना, प्रोसेसर यानी कि इस पूरी प्रोसेस में आप कितनी देर रहे, यहाँ पे ये चीज़। उसके बाद नंबर लास्ट में फिर क्या दिया हुआ है उन्होंने, वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या है अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, सपोज कोई एक प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या हुआ कि 2 बजे उसका हुआ अराइवल, चलो 2:10 पे, ठीक है, 2:10 पे उसका हुआ अराइवल, वो आके रेडी क्यू में लग गया। उसको काम करने के लिए उसने क्या कहा कि मुझको चाहिए होते हैं केवल जो है मेरा जो काम है वो बेटा केवल 2 मिनट का है। ठीक है, चलो ठीक है, कि मुझको जो प्रोसेस पे जो टाइम चाहिए वो कितना टाइम चाहिए, 2 मिनट का टाइम चाहिए। कंप्लीशन टाइम हमने कहा कि 2:30 पे वो प्रोसेस बाहर आ गई। ठीक है, तो ये देखिए 2:10 पे वो जाके क्यू पे लगी थी और 2:30 पे वो बाहर आ गई। उसने काम कितनी देर किया, 2 मिनट काम किया प्रोसेसर के ऊपर। ठीक है, अब जरा सारी चीज़ें जरा सोचो, क्योंकि यही आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ टोटल टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम, तो देखो क्या कह रहे हैं वो लोग, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो तुम 2:30 पे बाहर निकले हो, 2:10 पे आए थे,
तो बताइए कितने मिनट रहे तुम यहाँ पे? 20 मिनट रहे 20 ना। मिनट। तो ये रहा मेरा आंसर पहला, कि मेरा जो प्रोसेस थी वो मेरी जो है यहाँ पे जो मेन मेमोरी के अंदर जो रही है वो कितनी देर रही है बेटा? 20 मिनट्स रही है। ठीक है, पर क्या उसने 20 मिनट काम किया है? नहीं, काम तो उसने खाली कितनी देर किया? 2 मिनट। तो ये बाकी 18 मिनट कहाँ था? बाकी 18 मिनट कहाँ था बोलो? वेट कर रहा था प्रोसेसर के लिए। समझ गए ना? क्या पता ये जो उसने 2 मिनट काम किया वो भी 3-4 बार में मिला हो, 15 बार में कहो, क्या पता कि ये कंप्लीट हुए हों 2 मिनट। ठीक है ना? बार बार वो उसको वहीं क्यू में डाल रहा होगा, या कई बार वो वेटिंग में भी चला गया होगा कोई इनपुट आउटपुट लेने के लिए। यानी कि वो बेचारा प्रोसेसर मेरा मेन मेमोरी में कितनी देर रही मेरी प्रोसेस? 20 मिनट। 2 मिनट काम किया, लेकिन बाकी जो 18 मिनट थे, अब देखिए यहाँ पे वेटिंग टाइम कैसे निकाला जाएगा? टर्न अराउंड टाइम कितना आया मेरा? 20 मिनट। 20 मिनट्स में से आप क्या करोगे? बस टाइम माइनस कर दोगे 2 मिनट, तो 20 माइनस 2, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 18 मिनट। कि भाई तुम्हारा जो वेटिंग टाइम था वो कितना था? 18 मिनट था। आई होप ये पांचों टर्म समझ में आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि यही आने वाले हैं हमारे आगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए, पहला मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, पहला जो आइडिया है वो भी आ गया, जो सबसे इजी है, रेयरली पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये तो सब कर लेंगे, ये क्या पूछना है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बहुत ही प्लेन, बहुत ही सिंपल। जितनी प्रोसेस हैं, जैसे जैसे जिस ऑर्डर में आओगे उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते जाओगे। नंबर 1। नंबर 2, इसका जो नेचर है पता कैसा होता है? नॉन प्रीम्प्टिव। अगर कहीं कुछ लिख रहे हो कॉपी में तो ये चीज़ जरूर लिख लेना। ये अकेला एल्गोरिथम ऐसा है जो कैसा होता है? नॉन प्रीम्प्टिव। यानी प्रोसेस को एक बार जहां प्रोसेसर मिल गया, अब वो छोड़ेगा नहीं। समझ गए ना? क्यू चाहे कितनी लंबी हो जाए, जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं प्रोसेस छोड़ूंगा नहीं। अकेली प्रोसेस। ये क्वेरी आएगी अभी, मैं मॉक में दे चुका हूं, एक क्वेरी आउट हो गई। मैंने मॉक में यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज ऑफ नॉन प्रिमिटिव नेचर। कि इनमें से ये जो नीचे जो 3-4 एल्गोरिथम है, कौन सी एल्गोरिथम है जिसका नेचर क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव। यानी आप किसी प्रोसेस को बीच में निकाल के नहीं फेंक सकते। समझ गए ना? एक जो प्रोसेसर पा जाएगा फिर वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया। FCFS इज द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, विद द नेम सजेस्ट द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द CPU फर्स्ट इज एलोकेटेड द CPU फर्स्ट। यानी कि सीधी सी बात, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये लगी हुई है लाइन बैंक में कैश लेने के लिए, जो पहले आएगा वो पहले पैसा लेके लाइन से हटेगा। तो यहाँ पे कोई प्रायोरिटी का चक्कर नहीं है। ठीक है, तुम VIP होगे तो अपने घर में होगे। हम लोग कहते हैं ना अपने फ्रेंड से कि भैया VIP होगे तो अपने घर में होगे। यहाँ पे सब बराबर हैं, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं, कि यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है वो करके देखते हैं। ये एक टेबल दे दी, सपोज जो न्यूमेरिकल आता है वो कुछ ऐसा ही आता है। एक टेबल देंगे और उसमें ये 3 कॉलम बने होंगे, ध्यान दीजिए। मैंने तो इसके आगे 2-3 कॉलम और बने क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे क्या करेंगे, वो आपको 3 कॉलम दे देंगे। पहला सबसे लेफ्ट वाला कॉलम देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस 0 से लेके प्रोसेस 4 तक, P0 से P4 तक, यानी टोटल कितनी प्रोसेस हैं? 5 प्रोसेस हैं। अराइवल टाइम दे रखा है कि वो कब कब जो है हमारी क्यू में आ रहे हैं, उनका टाइम बता रखा है। टाइम पीरियड शुरू हो रहा है 0 से और कहाँ तक गया है जरा देखो, हाईएस्ट कौन है? 4 तक। आप इसको मान लो सेकंड। ठीक है, कि पहले सेकंड में 0 सेकंड में ये आया, फिर फर्स्ट सेकंड पे दूसरा आ गया, सेकंड पे ये आ गया, लाइक दिस। और तीसरी चीज क्या दे रखी है? बर्स्ट टाइम, कि सबको प्रोसेसर पे कितना टाइम चाहिए। ठीक है, अब इस बेस पे वो आपसे पूछते क्या है ये भी मैं बता दूं। वो लोग आपसे एवरेज कैलकुलेट करवाते हैं कि आप एक काम करो कि इस पूरी जो टेबल का हमको एवरेज जो है टर्न अराउंड टाइम यानी TAT बता दो, या हमको उसका एवरेज वेटिंग टाइम बता दो। आपसे केवल यही 2 चीज़ें पूछी जाती हैं इस वाले चैप्टर में, ये पहले मैं बता दूं आपको। वो आपको आपसे 2 में से कोई एक चीज़ पूछने वाले हैं, या तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम या फिर एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है,
इस दो के अलावा कोई तीसरी चीज़ आपसे वो नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि यही तो बस इसमें खाली कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अब सवाल ये कि ये वाला काम कैसे करोगे, तो चलिए थोड़ी सी हम यहाँ पे हेल्प करते हैं, सीखते हैं इसको, फिर आगे अभी एक और भी न्यूमेरिकल है वो भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है बेटा, आपको इसका एक पूरा एक चार्ट बनाना होता है। पहली बात तो इस वाले चैप्टर में जितनी भी प्रॉब्लम करोगे, सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना होता है, और उस चार्ट का नाम जो होता है क्या होता है, गैन चार्ट। ठीक है ना, ये जो चार्ट बनता है इसका नाम क्या होता है, गैन चार्ट। कैसे बनता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, FCFS है, आप यहाँ से देखना शुरू करिए, ये है मेरा 0 यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड 0 है। अपनी सारी प्रोसेस देखिए, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आ रही है क्यू में, P2। P2 आएगी और ये कितने सेकंड चलेगी, 3 सेकंड। तो ये देखिए इसकी जो एंट्री हुई 0 पे हुई, और ये कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। बात समझ में आ रही है। और ये टाइम हो गया किसका, P1, सॉरी क्या नाम था इसका, P2। तो बेटा P2 सबसे पहले प्रोसेसर को अपने कंट्रोल में लेगा, और फिर ये 3 सेकंड एग्जीक्यूट करेगा, और फिर इसका काम खत्म, ये प्रोसेस आउट क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। यहां तक सबको समझ में आई बात। जब ये 3 सेकंड पे जब ये बाहर निकला, तो अब ये क्या देख रहा है कि अगली प्रोसेस कौन आई थी। तो इसने क्या देखा कि ये P1 आया था, कब, जब मैं कहां पे था, 1 पे था, तब ये आ गया था मेमोरी के अंदर। हमने कहा सही है। तो यानी अगला जो नंबर है वो किसका लगेगा, P1 का। तो ये देखिए अब जो है P1 मेरा चलना शुरू करेगा, और P1 को टाइम कितना चाहिए, 2 सेकंड। तो यानी कि देखो 3 तक तो ये चला था, अब ये P1 कहां तक जाएगा बताइए, 5 तक जाएगा, सही है ना। 3 सेकंड पे P2 अपना काम खत्म करेगा, और 3 से 5 तक कौन CPU यूज करेगा, P1 यूज करेगा, और अपना काम करके ये भी क्या होगा आपका, टर्मिनेट हो जाएगा। चलो दैट्स ऑल गुड। अब आइए, अब इसके बाद कौन है अगला, 2, ठीक है, सेकंड वाले सेकंड पे, ठीक है। आप देखिए P0 की एंट्री हो गई थी, तो ये देखिए अब नंबर लगा P0 का, ये 4 सेकंड काम करेगा और काम करके बाहर हो जाएगा। तो 5 से कहां तक जाएगा, ये 9 तक, सही है ना। 4 सेकंड इसने यूज कर लिया। इसके बाद जब P0 का काम खत्म हो गया, अब आइए देखिए फिर कौन आया था नेक्स्ट, थर्ड वाले सेकंड पे ये आ गया था P4, और P4 ने कहा था कि बस मुझको बस बेटा केवल 1 सेकंड का काम है। तो इसने यानी कि 9 से लेके 10th वाले सेकंड तक मेरा P4 चला, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, P4 का भी काम खत्म हो गया। अब खाली एक ही तो बचा है, कौन, P3, यही सबसे आखिरी में आया था। तो भैया सबसे बाद में आए तो सबसे बाद ही में टाइम मिलेगा, और इसको टाइम कितना चाहिए, 2 सेकंड का, यानी कि 12 पे ये भी खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो ये देखिए आपका एक चार्ट बन गया, ठीक है। इसी चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गैन चार्ट कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब मुझे ये पता चल गया कि कौन सी प्रोसेस कब आउट हो रही है, ठीक है। याली चार्ट को देख के मैं बड़े आराम से पता लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि P4 कब खत्म हुआ था, तो आप हमें क्या बताओगे, P4 कब खत्म हुआ था, 10th सेकंड पे आउट हो गया था, ठीक है। मैंने पूछा P0 कब खत्म हुआ था, आपने ढूंढा P0 ये दिखा, आपने कहा P0 9 सेकंड में बाहर हो गया था, ठीक है। अब तुम ध्यान दो बेटा, वो 9 सेकंड में बाहर हुआ था, और आया कब था P0, 2 पे आया था। यानी कि ये मेमोरी में कब से कब तक रहा, 2 पे आया था और 9 पे आउट हो गया। यानी कि ये हमारी मेन मेमोरी में कितने सेकंड रहा, 7 सेकंड रहा। पहली चीज कि क्या, तो इसका जो TAT होगा वो क्या होगा, 7। बात समझ में आ गई। ये देखो यहाँ पे हम लोगों से TAT तो निकालने के लिए कहा है, और क्या फॉर्मूला है, CT माइनस AT, याद है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो मुझे मिल जाएगा कि तुम मेमोरी में कितनी देर रहे। फिर क्या पता लगाना है मुझे, वेटिंग टाइम। तो अब फिर से मैं वही वाली बात करूंगा, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, P0 की, ठीक है। P0 क्या था, ये मेरा
9 पे आउट हुआ है, 2 पे आया था, यानी कि 7 सेकंड मेमोरी में रहा। सीपीयू इसने कितनी देर यूज किया? 4 सेकंड, यानी बाकी 3 सेकंड क्या कर रहा था? वेट कर रहा था। क्लियर हो गया ना? इतना सा बस, खाली अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो यारे जो क्वेश्चन है बहुत ईजी हैं। चलिए इसको फटाफट करते हैं अब। ठीक है, आओ P0 से शुरू करते हैं। ये 2 पे आया था और कब बाहर हुआ है? 9 पे। तो यानी क्या मतलब है इसका? 9 माइनस क्या हो जाएगा? 2। 9 माइनस 2 यानी कि 7 हो गया इसका टी। ठीक है, अब आइए P1 की बात करते हैं। P1 कब आउट हुआ है? 5 पे। और कब आया था? 1 पे। यानी 5 माइनस 1, ये मेरा मेमोरी में कितनी देर रहा? 4 सेकंड रहा। P2 के बारे में बात करिए। P2 बेटा मेरा 3 पे आउट हुआ है और 0 पे आया था। ठीक है ना? तो यानी कि 3 माइनस 0, ये मेमोरी में कितनी देर रहा? केवल 3 सेकंड के लिए रहा। P3 की बात करिए, 12 पे आउट हुआ है और जो है 4 पे आया था, यानी कि 12 माइनस 4, ये मेमोरी में 8 सेकंड के लिए रहा। और अब बात करते हैं P4 की। ये 10 पे आउट हुआ है और आया कब था? ये 3 पे। तो यानी कि 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7। तो सबको समझ में आई बात यहाँ पे? ये हमारे, ये देखो, ये जो हमने निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया सबका? ठीक है, सॉरी, हमने कहीं और सॉल्व कर दिया, कॉलम हमने रॉन्ग ले लिया, सॉरी बच्चों। ये यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे थे? हाँ, हम लोग यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये सारी फिगर एक्चुअली यहाँ की हैं। ये तो हमें, ये तो फालतू का काम है, वो तो हम लोग यहाँ से देख के फिल कर ही रहे हैं। नीचे मैंने चार्ट बना रखा है। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम पता क्या करना है आपको? क्या करना है, ये जो टाइम पीरियड आए हैं कौन से? टीएटी वाले। टीएटी वाले जो फिगर आए हैं, बस उनमें से क्या करना है आपको? बस टाइम माइनस कर देना है कि तुमने यानी कि तुम इतनी देर मेमोरी में रहे पर तुमने प्रोसेसर कितनी देर यूज किया, वो टाइम इससे माइनस कर दो। ठीक है ना? तो ये देखो क्या हो जाएगा? 7 में से 4 माइनस कर दो कि ये 7 सेकंड रहा था, लेकिन इसका जो टाइम था बीटी वाला वो केवल 4 सेकंड था। उसने केवल 4 सेकंड प्रोसेसर यूज किया है। नंबर 2 पे आओ, 4 माइनस 2, फिर यहाँ पे आओ 3 माइनस 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 माइनस 2, और सबसे लास्ट वाला 7 सेकंड रहा, केवल 1 सेकंड यूज किया। ठीक है, तो ये तुमको यहाँ पे मिल गए सब। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई? थर्ड वाला देखो, ये देखो, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे ये हमने सही कह रहे हो, 3 सेकंड रहा और उसने 3 ही सेकंड प्रोसेसर यूज भी किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं अच्छा, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मेरी मैथ की पूरी फीस माफ थी, बताया ना मैंने 2-3 बार पहले भी। तो जब मैं कुछ करूँ तो बहुत ध्यान से देखो, उसने भी यहाँ पकड़ा। ठीक है, तो ये हो गई बेटा। तो ये एक हमको एक और कॉलम मिल गया यहाँ पे। ठीक है, सारी प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम था वो भी हमको यहाँ पे मिल गया। अब क्या पूछा इन्होंने हम लोगों से? एवरेज। मैंने क्या बोला, वो आपसे खाली 2 ही चीज़ पूछेंगे। आप कितने भी पुराने कहीं के भी पेपर निकाल लेना, वो आपसे खाली क्या पूछने वाले हैं कि हमको बस खाली एवरेज टीएटी बता दो या फिर हमको एवरेज वेटिंग टाइम बता दो, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछते। तो बस केवल यही आपकी फिगर सही होनी चाहिए, इसके आगे वाला काम छोटे बच्चों का है। सबसे पहले सपोज आपको अपना एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो क्या करोगे? पांचों को ऐड करोगे, फिर 5 से डिवाइड कर दोगे, काम खत्म। ठीक है, तो ये देखो 7 × 14 और 8 22 7, ये हो जाएगा आपका 29/5। ठीक है, और यहाँ वाला भी देख लो, 12 2 14 3, ये हो जाएगा आपका 17/5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3.6 टाइम यूनिट। हमको इन्होंने दी नहीं है यूनिट, अगर उन्होंने जो भी दे रखा हो वो लोग यूजली आपको देते हैं मिली सेकेंड। ठीक है ना? ज़्यादातर प्रॉब्लम में यहाँ पे इन्होंने हमें टाइम की कोई नहीं दी है यूनिट, पर मेरा जो आंसर आ रहा है इधर कितना आ रहा है? 3.6। यहाँ का भी करके देख लो, 5.8 ms। मैं भी यहाँ पे यही ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरे 2 आंसर आ गए। 5.8 है मिली सेकेंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया, और 3.6 हमारा एवरेज वेटिंग टाइम हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आओ देखो, जल्दी से एक सॉल्व प्रॉब्लम भी मैंने डाली है, वो भी देखना कि मैंने जो बताया उससे कुछ हट के तो नहीं किया। ठीक है, ये सारी पेपर, ये सारी जो मैंने प्रॉब्लम ली है, जो गेट के पेपर होते हैं, यानी कि सबसे जो टफ पेपर होते हैं,
ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में वहाँ से मैंने पिक किए हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेस हुज अराइवल टाइम एंड बस टाइम आर गिवन बिलो। ये देखो वही 5 प्रोसेस हैं P1 से P5, कब कब आ रही हैं ये बता दिया उन्होंने, कब कब आ रही हैं ये बता दिया रेडी क्यू में, और कितनी देर उनको प्रोसेसर चाहिए ये बता दिया। ठीक, आइए देखिए क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हमने कहा था ना बस केवल यही पूछते हैं। इन एफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज फॉलोड। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे इन्होंने दे दी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे टाइम हम लोग का सेव हो, तो मैंने इसलिए सीधे इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने उठा लिया है कि ये देखिए सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने, इस जो है शेड्यूलिंग का चार्ट बनाया। पहले देखो कि ये चार्ट सही है कि नहीं। 5 प्रोसेस हैं, बताइए सबसे पहले कौन सी प्रोसेस मेमोरी में आई है, देख के बताइए। यहां मत देखिए, नीचे ऊपर देखिए कौन आया सबसे पहले, P3। सही है ना, तो ये देखो सबसे पहले मेरा ये आया मेमोरी में P3। कितनी देर चलेगा, 3 सेकंड। तो ये देखो 0 से लेके 3 तक ये चला और इसका काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, इसके बाद अगली प्रोसेस कौन सी है जरा देख के बताइए कब आई, P4। ये है P1। अगली प्रोसेस P1 आई है, पर कौन से सेकंड पे आई है, 4th सेकंड पे। अब जरा सब लोग ध्यान देना थोड़ी देर, अभी तक मेरी मेमोरी में एक ही प्रोसेस थी P3, वो 0 से लेके 3 तक चली, काम खत्म हो गया, ये हो गया आउट, P3 मेमोरी से आउट। अब क्या होगा, अभी तो कोई प्रोसेस आई नहीं, क्योंकि अभी तो टाइम कितना हुआ है, 3 सेकंड। अगली प्रोसेस कब आएगी, 4 सेकंड पे। ये बीच में 1 सेकंड आ रहा है ना, ये सबको समझ में आ रहा है। 3 से 4 के बीच का जो एरिया है, बोलो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो व्हाइट जो ब्लॉक दिख रहा है ये क्या है, मेरा सीपीयू खाली बैठा हुआ है, बेचारे के पास कोई काम ही नहीं है, आइडिल बैठा हुआ है। समझ में आई बात सबको, यहाँ पे ये 1 सेकंड है जो सीपीयू का वेस्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, 4 सेकंड पे कौन आ गया, P1 आ गया, और वो कितनी देर काम करेगा, 5 सेकंड के लिए। तो ये देखिए ये आया 4 सेकंड पे आया, और 4 से लेके 9 तक P1 ने इसको यूज किया। सही है, 4 सेकंड पे आया था, 4 सेकंड पे हुई एंट्री, और इसने 9 तक अपना काम फिनिश कर दिया, और ये मेरा P1 भी चला गया। अब P1 के बाद कौन आया, P5 5वें सेकंड पे आया था, लेकिन बेटा 5वें सेकंड में तुमको मेमोरी मिलेगी नहीं। 5वें सेकंड पे तो क्या है कि मेरा P1 काम कर रहा है, और तुम उसको बीच में निकाल के फेंक नहीं सकते। याद है ना कैसा नेचर है, नॉन प्रिमिटिव। अभी कोई और होता ना तो ये क्या करता है, यहीं से बाहर कर देता है इसको, बोले हटो मेरा नंबर आ गया है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे P1 नहीं बाहर होगा, अपना पूरा काम करेगा, और उसके बाद फिर मेरा P1 आउट हो जाएगा, और अब आ जाएगा P5। P5 जो है इसको यही आएगा ना, P5 ही आ रहा था, सॉरी कहीं कुछ गड़बड़, हाँ ये P5 आ जाएगा, और ये प्रोसेसर को चलाएगा 4 सेकंड के लिए, 9 से लेके 13 तक। सही है, और इसके बाद मेरा P5 भी आउट हो जाएगा। चलिए अब कौन बचा, P2 और P4। खास बात क्या देख रहे हैं, दोनों सर सेम है, दोनों अराइवल एक टाइम। साथ आए हैं। अब क्या करोगे, समझ गए ना, दोनों एक साथ आए हैं 6ठे सेकंड पे। तो क्या होगा, पहले कौन लिखा हुआ है लिस्ट में, लाइन में कौन लगा है पहले, P2। समझ गए, तो मैं पहले P2 को चलाऊंगा। अच्छा यहाँ पे भी फिर आगे अभी आने वाली जो एल्गोरिथम है वहाँ पे यहाँ पे चीज़ें देखी जाएंगी कि दोनों एक साथ आए हैं तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, या छोटा कौन है। एक जो है वो क्या बोलता है, ठीक है दोनों साथ में आए हो, पर जो छोटा है, यानी जैसे देखो P2 को चाहिए 4 सेकंड और P4 कह रहा है 2 सेकंड। तो देखो P4 बाद में दिख रहा है वो, लेकिन वो उसको पहले चलाएगा। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा कि यार तुमको टाइम चाहिए कम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो वो 2 वाले को पहले चलाएगा। लेकिन एक और है वो क्या कह रहा है कि नहीं ठीक है दोनों एक साथ आए हैं, लेकिन क्या कहानी है कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वो कहेगा कि नहीं पहले जो है मैं किसको चलाऊंगा, P2 को चलाऊंगा। पर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो जो पहले आएगा वो पहले। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले कौन है लिस्ट में, P2। ये 4 सेकंड यूज करेगा और फिर मेमोरी से बाहर चला जाएगा, और लास्ट में तो एक ही बचेगा बस, P4। ये आपकी मेमोरी को 17 से 19 यानी 2 सेकंड के लिए यूज करेगा। तो आई होप ये जो चार्ट बना ये सबको क्लियर है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चार्ट है। अगर आपने चार्ट सही बना लिया तो बाकी चीज़ें तो आपने देख ही ली, छोटे बच्चों वाली हैं, उसमें कोई ज़्यादा
मैथ लगाने वाली बात नहीं, खाली मेहनत इसी में है, ठीक है। और ये भी यहाँ तो बहुत ईजी है, एफएस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आप ये चार्ट बना लोगे, ठीक है कि नहीं, ये देखिए चार्ट आपका बन गया, तो अब आप बड़े आराम से अपना टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हो, जो वेटिंग टाइम है वो निकाल सकते हो, जो जैसे भी पीछे अभी सीख के आए थे, है ना। ये देखिए यहाँ पे जो चार्ट था, उस चार्ट को देख के, चार्ट है कि नहीं कहीं, हाँ ये है, ठीक है। आप अपने ये वाले चार्ट से क्या करोगे, सबका जो कंप्लीशन टाइम है वो नोट कर लो। जैसे ये देखिए P1 कब एंड हुआ था, 9 पे एंड हुआ था, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 9 नोट कर लिया, ठीक है। P2 कब एंड हुआ था, P2 को मैं क्या देख रहा हूँ, 17 पे एंड हुआ था, ठीक है। और सबसे क्या करेंगे, उनका और जो टाइम है वो माइनस कर देंगे, तो हमको सबका TAT मिल जाएगा। TAT में से बस टाइम माइनस करोगे, सबका वेटिंग टाइम मिल जाएगा। और फिर क्या करना है, सबको फिर ऐसे ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना है, तो हमको अपने दोनों आंसर मिल जाएंगे। आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपना अगला जो आइडिया है, सबसे पहले क्या है इसका, देखिए यहाँ लिखा गया है एडवांटेज। तो क्या दिख रहा है एडवांटेज, सिंपल है, इससे सिंपल तो कोई एल्गोरिथम हो ही नहीं सकती। और क्या चाहिए, एक क्यू बनी हुई है, जो पहले आएगा वो अपना। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जो है, सपोज कोई एक जो है सिस्टम कॉल है, यानी वही वाला जो मैं बार बार आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल, कि क्या हुआ, अलार्म प्ले करने का टाइम हो चुका है। अब बताओ क्या वो वेट करेगा कि यार मैं लाइन में चौथे नंबर पे हूँ, 6 बजे बजना था अलार्म, 6:05 हो चुके हैं, और वो बेचारा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकल है पर कहाँ के लिए, जहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होनी है, समझ गए ना। जहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होनी है वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर मेरा अपडेट हो रहा है, या फाइल्स कॉपी हो रही हैं, या प्रिंट आउट निकल रहा है, ठीक है, वहाँ के लिए ये ओके है, ठीक है। लेकिन मैं मेन प्रोसेसिंग में इस एल्गोरिथम का यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, एक और भी प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे छोटी सी एक और चीज़, यहाँ पे प्रॉब्लम एक शो की गई है इसकी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर भी एक क्वेरी आएगी कि FCFS जो टेक्निक है, ठीक है, इसके साथ सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है, इसका जो ड्रॉबैक है, उसको एक नाम दिया गया है, एक टर्म दिया गया है, पर उसके ऊपर अभी 2 मिनट बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ ये जो सिनेरियो है, जरा यहाँ के बारे में बात करिए, ठीक है। ये दो यहाँ पे टेबल हैं, और दोनों में दो प्रोसेस हैं। खाली खास बात क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो पहली प्रोसेस है P0, इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 100 सेकेंड। यानी अगर मैं यहाँ का चार्ट बनाऊँ, जरा थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं इसका चार्ट बनाऊँ तो क्या होगा, ठीक है। ये कब आ रहा है, 0 पे आ रहा है, और कहाँ तक चल रहा है, 100 तक चल रहा है, ठीक है। ये है मेरा P0, और फिर इसके बाद कौन आता है, P1 आता है, और ये केवल चलता है कहाँ तक, 2 सेकंड के लिए, है ना, यानी कि 102 तक। क्लियर है। ये जो नीचे वाला है, यहां का भी बना लेते हैं। 0 पे एक प्रोसेस आती है, इसका नाम है P1, और ये 2 सेकंड के लिए चलती है, यानी 0 से लेके 2 तक, ठीक है, और इसका नाम है P1। फिर क्या होगा, P0 आएगी, और ये चलेगी कहां तक, 100 सेकंड के लिए। क्लियर है बेटा। तो ये कहानी है, आपके सामने मैंने 2 गैंट चार्ट बनाया। जरा वेटिंग टाइम के बारे में सोचिए, अगर इनका मैं एवरेज वेटिंग टाइम पूछूं, सही है, एवरेज जो वेटिंग टाइम है जरा वो सोचिए। P0 का वेटिंग टाइम कितना है, 0, ठीक है। ये कब आया, इसको 100 पे मिला प्रोसेसर, और 1 पे, यानी कि 99। तो 0 + 99 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया, 49.5 मिली सेकेंड। यानी जो एवरेज वेटिंग टाइम है इसका कितना है, 49.5 मिली सेकेंड। सेकेंड वाले पे आइए, पहले वाले का वेटिंग टाइम कितना होगा, P1 का वेटिंग टाइम कितना होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो है P0 स्टार्ट हुआ कब हमारा, इसको 2 पे मिल गया था, ठीक है। 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ध्यान दो, पहला वाला जब सीक्वेंस है, तो जो वेटिंग टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम, वो प्रोसेस का कितना है, 49.5 जो है मिली सेकेंड। और जब मैंने प्रोसेस का ऑर्डर चेंज कर दिया,
तो मेरा जो एवरेज वेटिंग टाइम था वो कितना कम हो गया, 0.5 सेकेंड हुआ। लॉजिक क्या है, आप ध्यान दो, पहले वाले में क्या हुआ, तुमने जो लंबी प्रोसेस थी वो पहले चला दी। ध्यान दो, 100 उसको चाहिए मिली सेकेंड, जो टाइम यूनिट है कितनी चाहिए, 100 मिली सेकेंड चाहिए, और वो चक्कर में जो 2 सेकेंड वाली प्रोसेस है वो वेट कर रही है। ठीक है, और क्या पता है ऐसी कई प्रोसेस हो जो वेट कर रही हो, चूंकि ये कैसा है नेचर में, नॉन प्रिमिटिव है, हम इसको बीच में रोक भी नहीं सकते। ठीक है, तो बेचारी जो ये जो छोटी प्रोसेस है ना, उनको बड़ा वेट करना पड़ रहा है। और अच्छा, तुम अगर कुछ ऐसा करो कि छोटी वाली प्रोसेस पहले करवा दो, और ये देखो जैसे मैंने सीन चेंज कर दिया, तो तुम क्या देख रहे हो कि मेरा जो एवरेज टाइम है वो कितना कम हो गया। छोटी छोटी प्रोसेस जल्दी जल्दी खत्म कर दो, 2-2 4-4 सेकंड वाली, बाद में चलाना कौन सी 100 सेकंड वाली, है ना। तो आप मैंने यहाँ पे यही किया, मैंने ये जो P0 वाली प्रोसेस थी जिसको 100 मिली सेकेंड रिक्वायर्ड थे एज द CPU टाइम, ये कहते कि CPU में मुझे 100 यूनिट चाहिए, इसको बेटा मैंने बाद में डाल दिया। तो कुछ बात समझ में आ रही है, और अच्छे से समझ में आएगी जब आप अगली फोटो देखोगे। ठीक है, ट्रेन निकल रही है, आप देख रहे हैं ना, रेलवे क्रॉसिंग है, कई बार रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है, देखते हो ना कितना लंबी भीड़ लग जाती है, पर भैया वो लंबी प्रोसेस है, समझ गए ना। क्रॉसिंग बंद होगी, 25 डिब्बे होंगे, अगर लकी हो तब तो पैसेंजर ट्रेन है, और अगर लक नहीं है, ठीक है, तो तुमको पता है क्या निकलेगी, फिर मालगाड़ी निकलेगी, और वो बड़े प्यार से निकलती है। ठीक है, बहुत अच्छे से सबको चारों तरफ देखते हुए, सीन देखते हुए निकलती है। ठीक है ना, तो बहुत मज़ा आती है। हम लोग, मेरा जो कॉलेज का रास्ता है वो रेलवे क्रॉसिंग से ही है, तो हम लोग रोज़ इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। ये है कॉन्वॉय इफेक्ट, कि एक लंबी प्रोसेस के चक्कर में तुम देखो कितने लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे नहीं परेशान हो रहे हैं, एक और फोटो है, देखो एक नेताजी की गाड़ी निकल रही है, लोग यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, समझ गए ना, वो फंसे नहीं हैं। अब जैसे भाई, अब तुम एक चीज़ एज्यूम करो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं मालूम पड़ा कि भाई बिल्डिंग के नीचे राहुल गांधी आए हैं, भले वोट ना दें, अभी हम लोग क्लास छोड़ के झांकने के लिए खड़े हो जाएंगे, तफरी लेने के लिए। बात सही है कि नहीं है। तो तुम वोट चाहे दो चाहे ना दो, अभी कोई भी नेता आके खड़ा हो जाए, ठीक है, हम लोग तुरंत यहाँ से झांकना शुरू कर देंगे कि हाँ यार, कम से कम देख तो लें इसको एक बार है कैसा। तो यहाँ पे भी ये जो लोग खड़े ना, ऐसे ही वोट नहीं देंगे, लेकिन सब यहाँ पे खड़े हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, काफिला निकल रहा है, सारी VIP गाड़ी निकल रही हैं, पुलिस वाले देखो लगे हुए हैं बेचारे लाठी लेके। तो अब किसी को सही में भी रोड क्रॉस करनी है। जैसे एक सीरियस बात बताऊं, तुम लोगों ने कितनी बार सुना होगा कि जब कोई VIP मूवमेंट हुआ, ट्रैफिक रोका गया और एम्बुलेंस में किसी की जान चली गई, सुना है कि नहीं सुना है, कितनी बार सुना है। तो यही चीज़ रियलिटी में यहाँ पे भी होती है। ये जो एल्गोरिथम हम जो यूज कर रहे थे FCFS, वहाँ पे ये कहानी पॉसिबल है कि नहीं। अगर एक कोई लंबी प्रोसेस चल गई और उसमें कोई छोटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, उसको टाइम नहीं मिला, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस थी, तुम्हारा सिस्टम हैंग कर गया, अब बताओ क्या करोगे, हो गया ना सारा सत्यानाश। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि एक लॉन्ग प्रोसेस के कारण अगर हमारी जो छोटी प्रोसेस है सफ़र कर जाएं, तो दैट इज नोन एज कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है, काफिला। ठीक है कि नहीं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये प्रॉब्लम है कहाँ की, FCFS की, पूछा जाएगा। अभी जो तुम्हारा सैटरडे या संडे को जो भी CUET वाला जो मॉक टेस्ट होगा, उसमें मैंने 10 क्वेरी डाली हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, और एक चीज़ पहले ही बता दूं, केवल इसी एक चैप्टर से डाली हैं। ठीक है, क्या है नाम है चैप्टर का, CPU शेड्यूलिंग। ना इसके आगे से कुछ पूछूंगा यानी प्रीवियस वाले चैप्टर से, और ना जो आने वाले चैप्टर है वहाँ से कुछ पूछूंगा। मैंने केवल एक चैप्टर अब की बार उठाया है, मैंने क्योंकि पहले बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैंने कहा चलो सारी क्वेरी यहीं से देते हैं। तो 10 क्वेरीज मिलने वाली हैं इसी चैप्टर से, तो वहाँ पर मैं ये भी पूछूंगा तुमसे। आप कह रहे हो यार सब तो आप यहाँ पहले ही बता दे रहे हो कि ये पूछूंगा, सवाल तुम याद तो रख पाओ, है कि नहीं। 2 दिन बाद तक याद रहेगा, बात तो तब है कि अरे हाँ, वो तो तब याद है कि सर ने कहा तो था कि यार ये मैं पूछूंगा। डिसएडवांटेज अभी मैंने सब बता दिए, एक तो अभी भी देख के आ रहे हो क्या, कॉन्वॉय इफेक्ट है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले की।
ये आ गया क्या, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF या SJN भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, ठीक है। या देखो और भी बहुत सारे टर्म दे रखे हैं इन लोगों ने, तो भाई शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF, शॉर्टेस्ट नेक्स्ट CPU बस्ट, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे नाम यहाँ पे दे रखे हैं, प्रीम्प्टिव भी नाम बता रखा है। तो नाम पढ़ के ही समझ गए होगे, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है। 5 प्रोसेस हैं, सबसे पहले कौन सी चलाऊंगा बताओ, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। मैंने क्या बोला, जिसको सबसे कम टाइम चाहिए प्रोसेसर पे, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए उसको वेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बहुत ही शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आप कहोगे कि सर मैं आपको चीज़ पहले बता दूं, ये दोनों नेचर पे काम करता है, यानी कि नॉन प्रीम्प्टिव एंड प्रीम्प्टिव बोथ, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करो, या अगर मैं कहीं पुराने अगर सब पेपर देखूं, तो 95% क्वेरी या 90% के आसपास जो क्वेरी हमेशा किस पे पूछी जाती है, प्रीम्प्टिव नेचर पे, ठीक है। क्योंकि नॉन प्रीम्प्टिव पे खाली क्वेरी एक पे ही आती है, किस पे, FCFS। एक्चुअली वहाँ तो वो लोग ये जो टर्म भी नहीं मेंशन करते, क्योंकि वो पहले से ही सबको पता है उसका एक ही नेचर है, नॉन प्रीम्प्टिव, यानी कि आप अपनी प्रोसेस को बीच में आउट नहीं करोगे। पर यहाँ पे क्या है कि जो क्वेरीज हमको मिलती हैं देखने के लिए, वो प्रीम्प्टिव नेचर की होती है। हालांकि मैं दोनों तरह से बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ प्रॉब्लम पे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपने समझ लिया ना, कि भाई जिसका जो है बस टाइम कम होगा वो हम लोग पहले पिक करेंगे। तो ये देखिए फिर से वही एक टेबल आ गई है, एक प्रॉब्लम आ गई है, यही 3 कॉलम दिए जाएंगे कि भाई 4, मेरे पास यहाँ देखो 5 प्रोसेस हैं, अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है, और हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज टाइम बता दो और हमको, और एवरेज TAT बता दो, टर्न अराउंड टाइम, और एवरेज वेटिंग टाइम। तो यानी मेरा जो मेन जॉब है इन लास्ट के दोनों कॉलम को फिल करना, और फिर पहले की तरह एवरेज निकाल के प्रिंट कर देना। तो तुम समझ सकते हो ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट जॉब है वो क्या है, चार्ट बनाना। खाली चार्ट से ही बना लो बस। तो अब की बार का चार्ट उतना इजी नहीं होगा, ठीक है। अब की बार अब हमें थोड़े चार्ट देखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। अब वो पिछली बार जैसा इजी नहीं होगा, लेकिन चलो आओ अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे किसके बारे में, नॉन प्रीम्प्टिव। मैं दिखा देता हूं, हालांकि पूछेंगे नहीं, लेकिन मेरा काम है कि आपको दिखा देना। मैं 2 चार्ट बनाऊंगा, एक कौन सा बनाऊंगा, नॉन प्रीम्प्टिव वाला, और एक कौन सा बनाऊंगा, प्रीम्प्टिव वाला। देखते हैं दोनों में क्या फर्क है काम करने के तरीके में। तो चलिए सबसे पहले अब आइए, देखिए 5 प्रोसेस हैं, सबसे पहले कौन आने वाला है मेमोरी में, देख के बताइए। सबसे पहले कौन आने वाला है, P0। कहां से शुरू होगा, 1 से, यानी कि जो पहला 0 से हमेशा एक्चुअली स्टार्टिंग होती है। मैं आपको बता दूं, जो टाइम यूनिट है उसकी काउंटिंग कहां से शुरू होगी, 0 से, यानी कि 0 से लेके 1 तक मेरा जो प्रोसेसर है ये क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। ये रहा, चलिए 0 से 1 तक। जैसे ही मेरी क्लॉक 1 पे आई, तो अब मेरा ये प्रोसेस कौन सा एक्टिवेट हो गया, P0, और ये मेमोरी में आया, और इसका टाइम कितना है बेटा, 7 सेकंड का, सही है। तो यानी कि अब ये 1 से लेके 7 सेकंड चलेगा, कहां तक चलेगा, 8 तक चलेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस का क्या नाम था, P0, और ये अपना काम क्या करेगा, एंड कर देगा। अब तुम लोग ध्यान देना, जब मेरी क्लॉक 2 पे आई होगी तो मेरा P1 मेमोरी में आ गया होगा। जब मेरी क्लॉक 3 पे आई होगी, P2 भी मेमोरी में आ गया होगा। जब क्लॉक 4 पे आई तो P3 भी मेमोरी में आ चुका है। और जब मेरी क्लॉक 5 पे आई तो यानी P4 भी मेमोरी में आ चुका है। लेकिन इसका जो नेचर है वो कैसा है पता है ना, नॉन प्रीम्प्टिव। एक बार प्रोसेसर मिल गया तो ये छोड़ेगा नहीं। तो इसको कहाँ मिला था, प्रोसेसर 1 पे, इसने छोड़ा कब, 8 पे। जब 8 पे जब काम खत्म हो गया तब इसने जाके प्रोसेसर छोड़ा, और ये सीधे मेमोरी से आउट भी हो गया। कह रहा है कि अब मेरा क्या काम है, मुझको 7 सेकंड चाहिए था, मैंने अपना काम कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अपना आपस में देख लो, ठीक है। तो बेटा अब जब काम खत्म हुआ तो अब ये बताओ मेरे सामने इस समय कितनी प्रोसेस रखी हैं, 4। कौन सी चलाऊं, जो पहले आई है वो पहले चलाऊं। ध्यान रखना, मेरे सामने 4 लोग खड़े हैं, चारों मेमोरी में आ चुके हैं। बताइए क्या कहता है कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, याद है ना। बताइए कौन सा पिक करूं,
भैया 5 है, 1 है, 2 है, 8 है, मैं क्या करूंगा, P2 को पिक करूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले कौन आया था, P1 आया था, लेकिन मुझे P1 से मतलब नहीं है, मुझे अब इन चारों में सेलेक्ट करना है सबसे छोटा कौन। तो सबसे छोटा कौन है, 1 सेकंड वाला, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं P2 को यहाँ पे दूंगा मेमोरी कि भैया अब तुम पहले अपना काम कर लो। तो ये P2 ने 1 सेकंड अपना प्रोसेसर यूज किया, ठीक है, और 9 पे आउट हो गया, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, अब कौन बचे मेमोरी में, 3 लोग बचे, P1, P3, P4, 5, 2 और 8, बताइए। P3 अब आएगा P3 मेमोरी में P3, और ये आपके प्रोसेसर को यूज करेगा 2 सेकंड के लिए, यानी कि 9 से 11 के लिए, ठीक है, और फिर ये भी मेमोरी छोड़ के निकल जाएगा। इसके बाद फिर अब बचे 2, 5 और 8 वाले। तो पहले 5 P1 को पुक करेंगे, ये 5 सेकंड चलेगा, यानी कि 16 तक, और फिर ये भी मेरा मेमोरी से आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में कौन बचा, आप केवल P4, 8 सेकंड चाहिए, तो ये P4 आया, और ये कहाँ तक चलेगा, 24 तक चलेगा। तो बताइए चार्ट बन गया। अब आप बड़े आराम से चार्ट से अपना क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ पे CT मतलब कंप्लीशन टाइम, वहाँ से उसका जो अराइवल टाइम है वो कर दीजिएगा माइनस, आपको मिल जाएगा अपना TAT में से ये सेकंड वाला कॉलम BT माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा अपना एवरेज वेटिंग टाइम, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये तो हुई कहानी 1। कहानी नंबर 1, ये चार्ट कब बनेगा, जब मेरा नेचर कैसा है, नॉन प्रीम्प्टिव है। लेकिन अगर प्रीम्प्टिव होता तो, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये तो वो पूछेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। जो वहां आएगा वहां तो खाली कौन सा नेचर आता है, प्रीम्प्टिव वाला नेचर आता है, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं कि अगर ये प्रीम्प्टिव होता तो क्या होता। तो चलिए अब मैं एक यहाँ पे सेकंड चार्ट बनाने जा रहा हूं, जहां पे जो नेचर है वो कैसा है, मेरा प्रीम्प्टिव है। फिर से वही सेम चार्ट, चलिए काम शुरू करते हैं। बताइए, जैसी प्रोसेस शुरू हुई तो मेरी क्लॉक कहां से चलनी शुरू हुई, 0 से, पर पहला प्रोसेस कब मिला मुझे, 1 पे मिला। यानी कि आप समझ रहे हैं, पहली तो कहानी वही है कि पहला सेकंड तो मेरा CPU फालतू बैठा रहेगा, 0 से लेके 1 तक। जब क्लॉक मेरी 1 पे आई तब बेटा मुझको पहली प्रोसेस मिली, ठीक है, P0। तो भैया P0 ने ले लिया प्रोसेसर, ठीक है, और अपना काम करना शुरू किया। उसका काम है कितनी देर का, 7 सेकंड का। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, जैसे इसने काम करना शुरू किया 1 ही सेकंड काम कर पाया था। ध्यान देना, मेरी क्लॉक कहां पे पहुंची थी, 2 पे पहुंची थी, कि 2 पे पहुंचते ही एक और प्रोसेस की एंट्री हो गई, कौन, P1। मैं यहीं पे रोक रहा हूं आपको। आप पहले मुझे ये बताओ कि जो P0 है वो अपने CPU पे कितने सेकंड यूज कर चुका है, 7 सेकंड का था, केवल 1 सेकंड चल पाया था, 7 - 1, यानी कि अभी इसको 6 सेकंड अभी और एग्जीक्यूट होना है। पर बेचारा 1 ही सेकंड अभी काम कर पाया था कि तब तक एक दूसरी प्रोसेस ने मेमोरी में एंट्री मार दी। और वो कौन सी प्रोसेस थी, P1। और वो कह रहा है कि भाई मेरे को खाली 5 सेकंड चाहिए, समझ रहे हो, और तुम्हारा काम कितना बाकी है, 6 सेकंड का। तो बताओ पहले कौन चलेगा, P1। बात समझ में आई। तुरंत वो जो 2 प्रोसेस, देखिए कहानी तो 5 प्रोसेस की है, लेकिन अभी जब क्लॉक पे जब 2 बजाए तो केवल 2 प्रोसेस आपस में झगड़ा कर रही हैं कि कौन चलेगा प्रोसेसर पे। तो क्या देखा तुम लोगों ने कि P1 ने तुरंत मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, इसने प्रोसेसर छीन लिया, किससे, P0 से। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, जब तुमने किसी को धोखा दिया है तो तुम्हारे पीछे भी कोई आ रहा है, ठीक है ना। आओ देखो कौन है, ये भी बेचारा 1 सेकंड काम कर पाया था। P1 भी केवल 1 सेकंड काम कर पाया था, खाली कहां तक पहुंच पाया था, ये 3 तक। P1 जो है केवल कहां तक काम कर पाया था बेटा, 2 जो है 2 से लेके
3 तक एक ही सेकंड काम कर पाया था कि मेरी क्लॉक में 3 बज गए, और जैसे ही 3 बज गए तो एक और प्रोसेस ने एंट्री मार दी, किसने? P2 ने। बेचारा एक ही सेकंड काम कर पाया था, तो पहले तो वो टाइम कम कर दो, इसको टाइम कितना चाहिए था 5, लेकिन एक ही सेकंड कर पाया, यानी अभी 4 सेकंड और चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन तब तक एक और प्रोसेस ने एंट्री मार दी, ये कौन है प्रोसेस? P2, और ये कह रहा है बस मेरा काम 1 सेकंड का है। अब लेकिन पहले ध्यान दो, मेमोरी में अब 3 प्रोसेस हो गई हैं। 3 प्रोसेस कौन कौन है? P0 थी, P1 है और P2 है। जब तीनों को कंपेयर करो, सबसे छोटा कौन? P3 है ना, तो सॉरी P2। तो ये देखिए तुरंत जो है प्रोसेसर P2 को मिल जाएगा, और ये केवल 1 सेकंड काम करेगा। तो ये लीजिए काम इसका खत्म भी हो गया, इसी 1 सेकंड में उसने अपना काम खत्म भी कर दिया, और ये मेमोरी से आउट भी हो गया, ठीक है। लेकिन जब काम खत्म हुआ तो बताओ क्लॉक में कितने बज गए थे? 4, और 4 बजे ये देखो एक और प्रोसेस आ गई P3। तो यानी कि अब मेरी मेमोरी में कौन कौन सी प्रोसेस है? P0, P1 और P3। P2 तो अपना काम करके आउट हो चुका है। ये कह रहा है कि मेरे को खाली चाहिए 2 सेकंड, ऊपर 6 सेकंड है, एक कह रहा 6 सेकंड चाहिए, एक कह रहा 4 सेकंड चाहिए, एक कह रहा 2 सेकंड। अब बताइए कौन? P3, ठीक है। सबसे छोटा काम P3 का है। तो ये लीजिए भाई P3 ने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ कि इसने 2 सेकंड अपना काम किया 4 से लेके 6 तक। हालांकि जब 5 हुआ था, मैं आपको यहीं पे रोकूंगा, जब 5 वाले सेकंड पे हालांकि रुकेगा एक बार, ठीक है। 5 वाले सेकंड पे एक बार रुकेगा, और तब तक वो क्या है 1 सेकंड चल भी चुका होगा। लेकिन तब यहाँ पे जो उसका टाइम आएगा ना, वो कितना आएगा? 8, यानी वाली प्रोसेस भी मेरी मेमोरी में एंटर कर जाएगी, लेकिन उसको बहुत सारा टाइम चाहिए, तो यानी वो इस प्रोसेस को हटा नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि तब भी चारों प्रोसेस में सबसे छोटा कौन रहेगा? P3 रहेगा। तो अभी अपना काम करके ही बाहर निकलेगा। तो ये बेटा 4 से 6 तक मेरा P3 चलेगा, और ये आउट हो जाएगा अपना काम करके। अब आइए कौन कौन बचा? P0, P1 एंड P4। बताइए सबसे छोटा कौन? P1। अब ये ले लेगा मेमोरी P1, ठीक है, और ये चलेगा कहाँ तक? 4 सेकंड तक, ठीक है ना। तो ये लीजिए इसको, क्योंकि इसके 4 सेकंड बाकी थे, है ना। तो 4 सेकंड चला 6 से लेकर 10 तक, फिर मेरा P1 आउट हो गया। अब इसके बाद कौन कौन बचा? 6 और 8, यानी P0 एंड P4। तो पहले कौन चलेगा? P0, और ये चलेगा कहाँ? 6 सेकंड और चलना है 16 तक, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, ये भी मेमोरी से आउट हो गया। अब और आगे चलिए, कौन बचा? P4। P4 आया, ये चलेगा 8 सेकंड, यानी कि कहाँ तक? 24 तक। जरा ऊपर और नीचे वाले दोनों चार्ट देख लीजिए पहले, फाइनल एंडिंग कहाँ पे हो रही है? 24 पे हो रही है। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये दो अलग अलग तरह के चार्ट है। पहला वाला कौन सा है? नॉन प्रीम्प्टिव। सेकंड वाला है प्रीम्प्टिव। अगर वो कहते हैं कि नॉन प्रीम्प्टिव, ऊपर वाला चार्ट बनाइएगा। यहाँ पे कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता, एक बार जो पा गया प्रोसेसर वो पूरा अपना काम खत्म करके ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि हो सकता है आपको 2-3 बार घूम के क्यू में लगना पड़े, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं बेचारा जो P0 है, ये 2 बार में अपना काम खत्म कर पाया। ये जो P1 है, ये भी देखो 2 बार गया प्रोसेसर के पास। क्यों? क्योंकि तुमसे छोटा जैसे ही कोई जॉब आता है तुमको बाहर कर देता है। मामला क्लियर है ना सबको यहाँ पे? अच्छा हाँ, तुमने कोई सर बाराबंकी जानने प्रिमिटिव वाले भी में तो होंगे। पहला बार जॉब 1 सेकंड के लिए ही होगा। क्या बेटा? बोलो। प्रिमिटिव नेचर में पहला बार जॉब 1 सेकंड के लिए ही होगा। हाँ बेटा, क्योंकि उसको टाइम ही 1 सेकंड चाहिए। ये देखो जहाँ पे मैं बना रहा हूँ सर्किल, ध्यान दो, जहाँ पे मेरी फिंगर है वो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है ना? नहीं नहीं सॉरी, कहाँ की बात हो रही है? P0। हाँ, तुम कह रहे हो जो पहला वाला जॉब 1 ही सेकंड के लिए होगा। बिल्कुल नहीं, देखो टाइम तो बेटा उसको चाहिए था 7 सेकंड, और उसने काम अपना 7 सेकंड के लिए शुरू किया था। लेकिन जैसे ही क्लॉक में 2 बजा, तो 2 बजते ही सेकंड प्रोसेस आ गई, और वो कह रहा है कि मुझे तो केवल 5 सेकंड चाहिए और तुमको 6 सेकंड चाहिए, तो पहले मैं करूँगा, है ना। तभी वो खाली 1 सेकंड कर पाया, ठीक है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अगर रिकॉर्ड हो रहा हो तो 1 मिनट चेक कर लूँ मैं। हाँ, मेरे साथ ये बड़ी कहानी है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है।
अगर ये इस वाले कॉन्सेप्ट में बेटा कोई भी प्रॉब्लम लगे तो इसको आज ही कल में रिपीट करके देख लेना, समझ गए ना, वीडियो रिपीट करके कि क्या चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। सर क्या सर हुआ 5 पे? हाँ तो लेकिन उसका ये बहुत ज़्यादा है ना 8, कोई भी तो 8 तो वैसे भी सबसे बाद में जाना है क्योंकि सारे जो है सबके टाइम उससे छोटे ही हैं, बात समझ रही हो ना। ये तो फिगर देख के कोई भी सिंपली समझ सकता है। इसका जो बस टाइम है वो 8 है ना। ये तो कभी किसी को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, कभी भी किसी का कॉन्टेक्ट स्विच करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको तो सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसके तो माथे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुमको सबसे लास्ट में चलना है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक देखिए और यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये मैं अभी नहीं समझा रहा, इसको आप लोग अपने आप देखना, पढ़ना और समझना, ठीक है, कि जो बातें मैंने बताई क्या वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही हैं। ये देखो ये गेट के पेपर में आई हुई है, बहुत इजी है, 4 प्रोसेस की बात है और कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, वही शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। या चलिए एक बार खाली इसका चार्ट बना के देख लेते हैं, बाकी तो फिर तुम लोग कर ही लोगे इसके आगे। चार्ट देखिए पहले कि चार्ट कैसे बनेगा। चलो फिर से एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, 5 मिनट का टाइम ले लेते हैं। 4 प्रोसेस हैं, ये इनका टाइमिंग है अराइवल का और ये है इनका बस टाइम जो इनको प्रोसेसर पे चाहिए। बताइए सबसे पहले कौन से प्रोसेस स्टार्ट होगी, ये यहीं पे देखिएगा बस। सबसे पहले कौन स्टार्ट होगा, P1, जब क्लॉक पे कितना बजा था 0, तो ये देखो ये 0 पे P1 आया, इसको 12 सेकंड चलना था, ठीक है, लेकिन ये केवल 2 सेकंड चल पाया, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगली प्रोसेस कब आ रही है 2 पे। तो ये देखिए मैंने केवल अभी इसको 2 पे चलाया और मैं रुक गया, क्योंकि जैसे ही क्लॉक पे 2 हुआ तो एक सेकंड प्रोसेस आ गई P2, और ये कह रहा है कि मुझे केवल 4 सेकंड का काम है। अच्छा ये लेकिन ये 2 तक आने तक ये 2 सेकंड चल चुका है ऊपर वाला, यानी 12 में से 2 माइनस कर दो, अब इसके पास टाइम कितना बचा है, 10 सेकंड और चाहिए। लेकिन जो P2 है वो कह रहा है मुझे केवल 4 सेकंड चाहिए, यानी कि जो कंपेरिजन होगा किसके बीच में होगा, 10 और 4 के बीच में। बात समझ रहे हो ना। तो बताइए कौन पाएगा मौका, P2 अपना काम शुरू करेगा 4 सेकंड के लिए, ठीक है। और चलिए और ये अपना देखिए बढ़िया 4 सेकंड तक काम कर रहा है, लेकिन एक चीज है कि जैसे ही क्लॉक पे 3 बजा होगा, मेरी बात समझिएगा, ये प्रोसेस फिर रोकी गई होगी, क्योंकि थर्ड होते ही एक किसी और की एंट्री हो गई थी, ठीक है। यदि कि 2 के बाद अगली प्रोसेस कब आ रही है 3 पे, यानी 1 सेकंड बाद ही, यानी कि जैसे ही 4 में से 1 कम हुआ होगा तुरंत ही अगली प्रोसेस आ गई होगी, कौन, P3। वो कह रहा है भैया मुझे 6 सेकंड चाहिए और वो कह रहा है मुझे 3 सेकंड चाहिए, तो बताइए प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, 3 वाले की। तो यानी P2 अपना काम करता रहेगा। ये देखिए बढ़िया उसने अपना काम किया पूरा, कहाँ तक, 6 सेकंड तक। जब वो 6 सेकंड पे जब बाहर निकला तो अब क्या देखा कि अब तो केवल मेमोरी में एक ही प्रोसेस बची है जो थर्ड पे आई थी, कौन, P3। और P3 को टाइम कितना चाहिए बेटा, 6 सेकंड का चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही P3 यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 6, ठीक है, यहाँ पे 8 पे आओगे तो, लेकिन देखिए ये 6 कहाँ पे थे हम लोग बेटा, P3 पे थे। तो P3 को जैसे ही यहाँ पे मिलेगा प्रोसेसर 6 पे, तो ये क्या करेगा, अपने 6 सेकंड के लिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हालांकि बीच में क्या होगा, अब तुम लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, 8 पे जब आओगे, ठीक है ना, और हमको 6 पे मिली थी क्लॉक P3 को, P3 6 सेकंड के लिए एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, लेकिन वो जैसे ही अभी 2 सेकंड चल पाएगा, मेरी बात अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना, जब मेरी क्लॉक पे 8 बजेगा तब तक मेमोरी में P4 भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए कौन कौन हो गए, P1 जो कितना लेके खड़ा हुआ है, 10 सेकंड चाहिए, P1 क्या कह रहा है, मुझे 10 सेकंड चाहिए। P3 जो अभी चल रहा है और बेचारा केवल 2 ही सेकंड चल पाया है, ध्यान देना, 6 में से 2 माइनस करो कितना होगा, 4, कह रहा है 4 सेकंड और मिल जाए तो मजा आ जाए, मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक बीच में एक और कूद पड़ा, कौन, जैसे ही मेरी क्लॉक 8 पे आई P4 भी आ गया, कह रहा भैया 5 सेकंड हमको भी चाहिए। तो अब सोचिए 3 लोग हैं, एक 10 सेकंड, एक 4 सेकंड और एक 5 सेकंड, बताइए कौन चलेगा, 4 सेकंड में। P3 है ना। P3 जो कह रहा है मुझे केवल 4 सेकंड चाहिए, सबसे कम टाइम इसी को चाहिए। तो ये देखिए अपना काम देखिए तभी आगे कंटिन्यू कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 से लेके
12 तक पूरा चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक जगह इसको रुक के फैसला लेना पड़ा होगा शेड्यूलर को। जब क्या बजा होगा क्लॉक पे 8, ठीक है, तब इसने कहा कि ठीक है यार तुम अपना काम आगे बढ़ाओ, क्योंकि बाकी जो हैं मेमोरी में सब तुमसे बड़े ही हैं। तो ये अपना काम करके बाहर हो जाएगा। अब बचेंगे दो, एक 5 सेकंड वाला, एक 10 सेकंड वाला। तो P4 आएगा और 12 से लेके 17 तक 5 सेकंड ये चलेगा, और फिर तो एक ही बचा है बस 10 सेकंड वाला, 17 से 27। समझ गए ना, आखिरी के जो 10 सेकंड है सबसे लंबा जॉब है, वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। आई होप समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यही फिर आगे पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, वो तो अब आप यहाँ पे समझ ही जाओगे, ठीक है। ये क्या था हमारा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, सही है ना। तो यहाँ पे ये है कि बेटा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हमको पता है कि यार जल्दी नंबर आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे काम हो रहे हैं, तो जो थ्रूपुट होगा मेरा वो ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। कोई एक एवरेज टाइम है कि भाई मुझको एक बार तो सीपीयू का रिस्पांस मिल ही जाना है, मे भी आपको बीच में कई बार बाहर भी निकालना पड़े, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है, जो एक ही प्रॉब्लम है बेचारी यहाँ पे जो लंबी प्रोसेस होंगी, किनारे बैठ के चुपचाप खाली सारा खेल देखती रहती हैं। अभी 2 चार्ट मैंने बनाए, ध्यान दिया तुमने। पहला वाला चार्ट 10 सेकंड वाला था, पहली प्रोसेस आराम से बैठी थी, जब सबका काम खत्म हो गया चलो अच्छा अब तुम बच गए हो, तुम भी आ जाओ, ये होता है। तो जो लंबी जो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, वो बेचारी क्या हो सकती हैं कि उनको बहुत ही लंबा वेट करना पड़ सकता है। ये एक इसकी यहाँ पे ड्रॉबैक है। इसके बाद देखिए फिर अगला जो एल्गोरिथम है, ठीक है, वो क्या है हमारा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। समझ ही गए होगे कहानी, यानी कि बहुत भीड़ भाड़ है, ठीक है, टाइम नहीं है, लेकिन उसी में क्या हुआ, एक वीआईपी आ गई, ठीक है, कोई वीआईपी आ गया, तो बस ये देखिए यहाँ पे पूरी कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम है। क्यों, क्योंकि बगल वाले सीन में देखिए ये भीड़ क्यों है, क्योंकि साइड में ये चल रहा है, पूरा एक लेन ही बंद कर रखा है वीआईपी मूवमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन ये करना ही पड़ता है, क्या करोगे, है ना। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब ही समझ रहे होगे कि मैं बताऊं एक चीज़ और समझो बेटा सब लोग ध्यान से, कि एक्चुअली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग तो सभी में होती है। अब तक आपने जितने भी आइडिया पढ़े वहाँ पे हो क्या रहा था, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग तो चल रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्या था, बोलो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वहाँ पे प्रायोरिटी तुम किसको दे रहे थे, अराइवल टाइम को। ध्यान दीजिए, जो पहले आएगा वही, मतलब भले तुम्हारा काम कितना इंपॉर्टेंट हो, बाद में आए थे लाइन में जाके बाद में लगो, जो पहले आया था, यानी तुम प्रायोरिटी दे रहे हो किसको, अराइवल टाइम। क्लियर है। अब ये भी क्या पढ़ के आए, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी तुम हो कितने इंपॉर्टेंट, पर तुम अगर लंबी प्रोसेस है ना तो तुम कहाँ जाओगे, लास्ट में। और यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं बताओ सबका, बर्स्ट टाइम, कि तुम्हें प्रोसेसर पे कितना कम टाइम चाहिए, जो सबसे कम टाइम ले रहा है वही है, उसी प्रोसेस को उठा के हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसर पे एलोकेट कर दे रहे हैं, है ना। तो प्रायोरिटी तो यहाँ पे भी चल रही है, लेकिन क्या चल रही है, छुप के चल रही है। ये जो एल्गोरिथम है कहता है मैं तुमको बाकायदा बैच लगा के दूंगा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, तो मैं सीने पे बैच लगा के दूंगा कि ये तुम्हारा प्रायोरिटी नंबर है, ठीक है, यानी कि एक वीआईपी का टैग लगा दिया जाए, भाई तुम वीआईपी हो। क्लियर है। तो बात ये है यहाँ पे, तो ये है मेरी क्या, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सारी जो प्रोसेस आएंगी वो आपकी बात 2 नहीं 3 इंफॉर्मेशन लेके आएंगी। मेरी बात समझिएगा, अब तक आपने जितनी टेबल देखी उनमें क्या क्या देखा आपने, 2 कॉलम होते थे, पहला कॉलम अराइवल टाइम, दूसरा कॉलम बस टाइम, अब एक तीसरा कॉलम भी आएगा, प्रायोरिटी, ठीक है, और प्रायोरिटी में लिखे होंगे नंबर, ठीक है। तो अब मैं प्रायोरिटी के हिसाब से देखूंगा कि पहले कौन जाएगा प्रोसेसर में, ठीक है। इतनी सी बात है, मैंने बहुत ही सिंपली आपको शॉर्ट में कहानी समझा दी कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता क्या है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा कि किसी सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शॉर्टेज जॉब वाले में क्या हो रहा है, बेचारा जो सबसे जो लंबा जॉब है वो भले कितना इंपॉर्टेंट जॉब हो, मतलब वो बेचारा आखिरी तक बैठा रहता है बिना वजह, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, मैं सीधे आपको प्रॉब्लम पे ले चलता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कहानी तो समझ में आ गई ना, वो तो जब सामने जब देखोगे न्यूमेरिकल अपने आप समझ में आ जाएगी। ये देखो समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला था, कॉलम कितने हो जाएंगे, 3। ये देखो प्रोसेस कितनी है, P0 से लेके P5 तक, यानी टोटल कितनी प्रोसेस है मेमोरी में,
6 प्रोसेस हैं, सबका हमने दे रखा है अराइवल टाइम और सबका हमने क्या दे रखा है आपको, बस्ट टाइम, और साथ में हमने क्या बता रखी है आपको, प्रायोरिटी बता रखी है। नेचर कैसा है, प्रीम्प्टिव, यानी कि जैसे ही कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वाला आएगा, ठीक है, तुरंत हम क्या करेंगे, छोटी प्रायोरिटी वाले को उठा के बाहर फेंक देंगे। क्लियर है सबको? तो आओ चलो अपना काम शुरू करते हैं। चार्ट बनाना है, वही गैन चार्ट से ही काम चलेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बताइए, पहला कब आ रहा है, पहला कब आ रहा है भाई, अराइवल टाइम चेक करिए 1 पे। अच्छा, एक और चीज लिखी हुई है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 8 है ये क्या है, प्रायोरिटी नंबर है किसी प्रोसेस का। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, H, हाईएस्ट, यानी 8 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि 8 से कम कौन होगा, सेकंड लेवल पे कौन होगा, 7। सबसे छोटा कौन होगा, 4, यानी 4 की प्रायोरिटी सबसे कम है। 4 से ज़्यादा वाला कोई अगर आ गया तो 4 वाले को तुरंत प्रोसेसर अपना छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्लॉक कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो भैया जैसे ही टाइम बजा 1, तो ये लीजिए क्लॉक मेरी शुरू हुई 0 से, जैसे ही टाइम हुआ 1, एक प्रोसेस आ गई मेमोरी में, इसका नाम है P0। P0 ने तुरंत अपने प्रोसेसर को पकड़ा और कहा कि मुझे 4 सेकंड के लिए चलना है, ठीक है, मुझको 4 सेकंड के लिए चलना है। लेकिन जैसे ही वो बेचारा 1 सेकंड चल पाया था, यानी कि टाइम कितना हुआ था, 2, क्लॉक पे 2 बजा, तभी तक क्या हुआ, 2 प्रोसेस आ गई। जरा ध्यान दो, 2 प्रोसेस आ गई, P1 और P2। यानी कि अब मुझे बताइए कि इस समय मेमोरी में कितनी प्रोसेस हो गई हैं, 3। सही है ना, क्लॉक पे 2 बजते ही मेरी मेमोरी में 3 प्रोसेस हो गई हैं। और ये जो 3 प्रोसेस है इनके जरा प्रायोरिटीज चेक कर लीजिए, 4, 5 और 7। बताइए अब कौन पकड़ेगा सीपीयू, सीपीयू किसको सेट करने वाला है, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 7 वाले की, ठीक है। यानी कि इसी 1 सेकंड बाद वो क्या करेगा, P2 को पकड़ लेगा, ठीक है। और P2 क्या कह रहा है, मुझे चलना कितनी देर है, 3 सेकंड चलना है, ठीक है ना। हालांकि अभी रुक जाना, अभी और भी कुछ कहानी है। तब तक ये जो P0 के बारे में जरा ध्यान दो, P0 भी खाली कितना चल पाया है, 1 सेकंड, यानी कि 4 में से 1 माइनस कर दो, वो कह रहा है मुझे भी 3 सेकंड और चाहिए, ठीक है। तब तक खैर मेरा क्या हुआ, P2 स्टार्ट हो गया। P2 के साथ क्या कहानी है, कह रहा है मुझे 3 सेकंड चलना है, लेकिन वो बेचारा भी 1 ही सेकंड चल पाएगा। मेरी बात अब फिर से ध्यान से सुनना कि तब तक क्लॉक पे क्या बच जाएगा, 3, 1 ही सेकंड चला पाया वो अपने प्रोसेसर को, यानी कि बेचारे को जो 3 सेकंड चलना था पर वो 1 ही सेकंड चल पाया। अभी 2 सेकंड बाकी था कि तब तक एक नई प्रोसेस की एंट्री हो गई। पता कौन है ये, P3। क्लॉक पे 3 बजते ही, ध्यान दीजिए, अराइवल टाइम 3 था कि तब तक बेटा P3 की एंट्री हो गई। और P3 की खास बात क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी, यानी सब बंद काम धंधे। अब तो खाली कौन चलेगा, केवल P3 चलेगा। और इसकी अच्छी बात क्या है कि अब क्लॉक में कुछ भी बच जाए, ठीक है। ये देखो अभी और प्रोसेस आ रही है नीचे, 3 पे और भी आई थी, एक और प्रोसेस भी आ चुकी है बेटा मेमोरी में, P4। और जैसे ही क्लॉक में अभी क्या होगा कि 4 बजेंगे, तब तक एक और प्रोसेस आ जाएगी, कौन सी, P5। यानी सारी प्रोसेस आ जाएंगी मेमोरी में। पर एक खास बात है, यानी जैसे ही 4 होगा तो 1 सेकंड को वो रुकेगा और देखा गया ये जो बाकी जो प्रोसेस आई हैं किसी की प्रायोरिटी हमसे ज़्यादा तो नहीं है। तो क्या देख रहा है, 8 के ऊपर तो कोई नहीं है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, कोई भी प्रोसेस इसको हटा के इसकी जगह पे नहीं आ सकती। यानी कि अगर टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि ये प्रोसेस क्या करने वाली है, इसको 3 सेकंड पे सीपीयू मिला था और ये कह रहा है कि कौन था बेटा, ये P3 था, हाँ ठीक है। ये पूरा अपना काम करके ही निकलेगा। क्या है इसका बस्ट टाइम, 5। तो ये 3 से लेके कहां तक चलेगा बोलो, 8 तक चलेगा आराम से। और फिर ये अपना काम खत्म करके बाहर निकल जाएगा। समझ गए ना, ये अपना काम खत्म करके क्या करेगा,
बाहर निकल जाएगा। यहां तक बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो अब चलते हैं वापस। अब जब हम बाहर निकले तो क्या देखा कि जितनी प्रोसेस थी सब मेमोरी में आ चुकी हैं। अब हमें किसी का वेट नहीं करना है, क्योंकि देखिए सबसे आखिरी प्रोसेस आनी थी 4 सेकंड पे, तो यानी कि वो भी आ चुकी है। ठीक है, 3 प्रोसेस अब तक मेमोरी में जगह भी पा चुकी हैं, और अभी 3 प्रोसेस तो ऐसी हैं जिनको अब तक मेमोरी में एक बार भी टाइम नहीं मिला है। ठीक है, जरा अब जो बाकी जो 5 प्रोसेस हैं, ठीक है, इनके बारे में जरा सोचिए, P0, P1, P2 और P4 एंड P5 के बारे में। अब आप बताइए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? किसकी है? P2 की। P2 अब ले लेगा मेमोरी। अब ये बताइए P2 को हटाने वाला कोई है क्या? नहीं है ना। और इसको टाइम कितना चाहिए P2 को? 2 सेकंड। हालांकि वो पहले एक बार 1 सेकंड चला भी चुका है ना, तो कह रहा है कि चलो यार मुझे 2 सेकंड और दे दो, मैं अपना काम खत्म करूं। ये लीजिए P7। तो देखिए सबसे पहले कौन सी प्रोसेस हटी मेमोरी से? प्रायोरिटी लेवल 8। अब कौन हटा मेमोरी से? प्रायोरिटी लेवल 7 भी हट गई। अब मेरे पास बची हैं 4, जरा चेक कर लीजिए, 4, 5, 5, 6। अब बताइए किसको चलाएंगे? 6 वाले को P5 चलाएंगे, है ना, क्योंकि 4, 5, 6 में 6 हाईएस्ट है। P5 अब जो है मेमोरी यानी प्रोसेसर को ऑक्यूपाई करेगा, और कह रहा है बस मुझे 2 सेकंड दे दो, मैं अपना काम खत्म करता हूं। ये लीजिए 10 से लेकर 12 तक P5 चलेगा, मेमोरी से आउट हो जाएगा। और अब आएगा मजा, क्योंकि अब हो गया है टाई। ठीक है, अब बची हैं 2 प्रोसेस, एक बचा है P1 और एक कौन बचा है? P4। ठीक है, P1 और P4, खास बात क्या है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अब पहले किसको डालें? पहले आओ पहले पाओ। P4 अब हम कहेंगे कि ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करो, देख लो पहले कौन आया था। तो पहले कौन आया था? P1 आया था। तो P1 कहेगा कि भैया मैं लाइन में पहले से लगा हूं, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप जो है P1 को दे दो। P1 को कितना टाइम चाहिए? 2 सेकंड। तो 12 से लेके 14 तक वो यूज कर लेगा और मेमोरी से आउट हो जाएगा। अब खाली कौन बचा? P4। P4 भी बेटा ये एक बार में लग रहा समझ में आ गया है, तो ऐसा होगा नहीं। मैंने क्या बोला, वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, P4 बिल्कुल भी नहीं। चलो P1 ये आ गया P4, और P4 को बेटा टाइम कितना चाहिए? 1 सेकंड बस। कह रहा है बस 1 सेकंड दे दो, और ये लीजिए ये भी मेमोरी में। तो ये देखिए 15 सेकंड के अंदर सब अपना काम खत्म कर देंगे। और ये चार्ट ही बनाना सीखना है आपको, इसके आगे की कहानी तो आप जानते ही हो ना। बस आपका क्या करना है, कंप्लीशन टाइम फिल करना है, रह गया। TAT निकाल लोगे आराम से, और एवरेज, वही वाली कहानी जो पीछे करते चले आ रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? P0 अच्छा भी बच गया है। अरे यस सर। जब P0 की प्रायोरिटी सबसे कम है। हाँ, एक अभी प्रोसेस बच गई है P0, तो P0 को भी दे दो भाई। वो कह रहा हमको क्यों छोड़ दिया। और इसको कितना चाहिए? 3 सेकंड और चाहिए, यानी 18 तक जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे ऐसे करके गैंट चार्ट। ठीक, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, इसको देखिएगा एक बार, कोशिश करिएगा कि क्या आपको अब समझ में आता है क्या। प्रोसेस आईडी दे रखी है, अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है, पर एक कहानी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो भी यहाँ किया एग्जाम्पल, उसमें क्या देखा तुम लोगों ने? 8 को क्या माना था उन्होंने? हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसमें बहुत खेल होता है, ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता कि जो हाईएस्ट नंबर होगा वही तुम्हारा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। कैसे गेम होता है जरा देखो। ये तुम्हारा फिर से वही गेट एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है 2017 में। जरा पहले प्रॉब्लम पढ़ लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है क्लियरली। क्या लिखा हुआ है? 0 इज द 0 is the हाईएस्ट highest प्रायोरिटी। priority. कह रहा है कि भाई जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो किसकी है? 0 की है। ठीक है, कि ये देखिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? P2 की, जो 28 सेकंड चलने वाला है। समझ गए? और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जो अराइवल टाइम है वो भी सीक्वेंस में नहीं है। ये 0 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 12 है। सबसे बाद में P3 आया है मेमोरी में। ठीक है, तो हमेशा आपको जो अराइवल टाइम है सीक्वेंस में लगे मिल जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है उल्टे सीधे ऑर्डर में। तो ये वो प्रॉब्लम है जो एग्ज़ाम में आई हुई है, गेट में आई हुई है। और मैं बता दूं हमारे CUET और ये नीमसेट के पेपर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम डाली जाती हैं गेट के पेपर से डाली जाती हैं। इवन हर प्रॉब्लम वहीं से होती है, तुमको मैं रियली बताऊं।
ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल है तब तो 100% वहीं से होगा। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम, मैंने जो प्रॉब्लम इसलिए मैंने वहीं से पिक की हैं आपके लिए, कि आपको बिल्कुल एक रियल जो टच है वो यहाँ पे मिल जाए। इसका पहले ये पढ़ के अपने आप पहले इसका चार्ट बनाइएगा और देखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब लगे कि जब बन गया है चार्ट, तब इसको यहाँ से चेक करिएगा कि क्या वो इस चार्ट से मैच कर रहा है। आंसर यहाँ दिया हुआ है, पर इसको मैच करवाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, ठीक है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी बेटा फिर वही कहानी है कि अगर आप देखो तो जिनकी प्रायोरिटी बहुत छोटी होती है, यानी जिनकी विचारों की प्रायोरिटी क्या हो रहा है कि तुम बड़े खुश हो कि वाह वाह मेरा नंबर आने वाला है, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, तब तक एक प्रोसेस और आ गई मेमोरी में, ठीक है। प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, अब क्या होगा, तुम फिर वहीं रह गए वेटिंग में। फिर थोड़ी देर वेट किया और तुम खुश होने लगे, अरे वाह मेरे आगे भाई एक प्रोसेस और है, फिर तो प्रोसेस फिर खाली हो जाएगा, मैं बचूंगा, अकेले राज करूंगा। तब तक 4 प्रोसेस और आ गई, सबकी प्रायोरिटी तुमसे ज़्यादा है। क्या होगा, तुम खाली वेट ही करते रहोगे, सुबह से शाम तक बैठे रहोगे अपना जो है, तो लेकिन तुम कभी भी कंपनी पे टाइम नहीं पा पाओगे, ठीक है, बुढ़े हो जाओगे। तो जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या करती सरकार जो है ऐसे लोगों को, फिर जो सीनियर सिटीजन सम्मान दिया जाता है हम लोगों के यहाँ जो वृद्ध होते हैं, और सरकार भी बहुत सारी फैसिलिटी, पहले तो पता है रेलवे में किराए में 75% और 50% छूट दे देती थी, अब छीन ली है। अब कह रहे हैं खाली इनकम टैक्स में थोड़ी सी छूट दे देंगे, वो भी जब तुम 80 साल के हो जाओगे। वो जानते तब तक तुम रहोगे ही नहीं, है ना। बहुत कम ही लोग रहेंगे। लेकिन यह है कि हाँ, बहुत सारी तरह तरह की चलती हैं स्कीम, तो हम लोगों ने भी एक चला रखी है स्कीम कि ऐसा ना हो। ये अभी जो मैंने प्रॉब्लम बताई कि ये जो शेड्यूलिंग है, यहाँ की मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो जिनकी प्रायोरिटी कम है, क्या पता उनको कभी प्रोसेसर का टाइम ही ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि जैसे उनका नंबर आने वाला होता है तब तक कोई और चला आता है, 4 प्रोसेस उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली, तो हम तो ऐसे बैठे ही रह जाएंगे, हमें कभी टाइम ही नहीं मिलेगा, हमें पता ही नहीं हम कब तक वेट करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे शायद दिया हो, हाँ ये देखो, अच्छी बात है, टॉपिक इसी स्लाइड पे पड़ा हुआ है, एजिंग। कि भाई यानी मेरी जो प्रोसेस है वो बूढ़ी होने लगती है, तो हम भी उसके लिए चलाते हैं स्कीम। हम कहते हैं काम करेंगे हर आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट तुम्हारी प्रायोरिटी हम एक एक करके ऊपर बढ़ाते जाएंगे। यानी सपोज तो तुम्हारी प्रायोरिटी कितनी थी 1, अगर तुमको अगले 10 मिनट में टाइम नहीं मिला प्रोसेसर में, तुम कंप्लीट नहीं हो पाए, तो तुम्हारी प्रायोरिटी बढ़ा के कितनी कर देंगे 2, तब भी नहीं मिला 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, यानी एक दिन तुम भी वीआईपी बन जाओगे, समझ गए, तब तो टाइम मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज एजिंग। ध्यान रखना, इसके ऊपर मैं क्वेरी नहीं पूछूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। अ टेक्निक ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये जो प्रोसेस हैं उनकी जो है प्रायोरिटी धीरे धीरे ऊपर बढ़ाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एजिंग, ठीक है। दैट द वेटिंग द, कि आपके सिस्टम को बहुत लंबा वेट ना करना पड़े। जैसे एग्जाम्पल दिया है, प्रायोरिटी विल इंक्रीज आफ्टर एवरी 10 मिनट, ठीक है, हर 10 मिनट के बाद प्रायोरिटी बढ़ेगी। तो बेटा क्लास को मैं आज यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि अगला जो है वो है राउंड रॉबिन लीग, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वही तो प्रैक्टिकल है, और प्रॉब्लम भी अगर आएगी तो मैं बता दूं कि 70% चांसेस है कि देखो राउंड रॉबिन लीग से जरूर देंगे आपको कुछ ना कुछ, न्यूमेरिकल आए चाहे ना, थ्योरी तो उनको जरूर देनी है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब मुझको उसके लिए करीब 40-45 मिनट चाहिए, तो वो टॉपिक मैं अभी नहीं शुरू करूँगा, वरना फिर प्रॉब्लम होगी बच्चों को, ठीक है। अगली बार जब मिलेंगे हम लोग, कब? सैटरडे को। संडे को भी पढ़ना पड़ेगा, मैं समझ में आ गया मुझे, संडे को भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो सैटरडे को मिलेंगे, तब तो तुम लोग घर पे रहोगे ना, तब क्लास 6 to 8 होगी, ठीक है। तो 2 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि चैप्टर बहुत सारे हैं और हम लोग को आगे और भी कवर करने पड़े, तब भी कुछ बच गया तो संडे को पिक करेंगे। पर इसमें एक ही टॉपिक एक्चुअली हमारा बचा है अब, राउंड रॉबिन वाला, तो वो हम लोग देखेंगे। तो राउंड रॉबिन की कहानी क्या है, बस वही गोलगप्पे खाने वाली, बस खाली वही याद रखना, वही बस उसका जो है आइडिया है पूरा, कि बेचारा एक गोलगप्पे वाला है और 5 लोग खड़े हुए हैं, सबको खिलाना है। वहीं पे तुम्हारा अराइवल टाइम भी है, उसी में वेटिंग टाइम भी है, उसी में टोटल टाइम भी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर
बोलो बेटा, सर बोलो बोलो। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में